हेलो हेलो हेलो। आप सभी रामलाल को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका वर्क एनर्जी पावर के लेक्चर नंबर 6 में। वर्क एनर्जी पावर के लेक्चर नंबर 6 में आज हम किन किन बातों पे डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बढ़िया एकदम। तो ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए, फिर हम लोग आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए, फिर हम लोग आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। यस यो एवरीथिंग इज सेट। तो क्या आप तैयार हैं? आगे का कार्यक्रम शुरू करें। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, झन्नाटेदार। चलिए तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। बेटा मैंने आपको वर्क एनर्जी पावर में अभी तक वर्क का कंसेप्ट समझाया। वर्क फिजिक्स वाला मतलब फिजिक्स में जो वर्क होता है वो डेली लाइफ के वर्क से थोड़ा सा डिफरेंट है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स समझाया, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स समझाया, फिर मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन समझाया। काइनेटिक एनर्जी को x% चेंज करते तो मोमेंटम कितना परसेंट चेंज होगा ये भी समझाया। फिर मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम समझाया। वर्क एनर्जी थ्योरम काइनेटिक एनर्जी को देखने का और वर्क को देखने का एक अलग नजरिया देता है। आपने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। एक बच्चा मेरे पीछे पड़ गया, कह रहा सर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पूछा है वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। सर हमको आंसर नहीं समझ आ रहा, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो इनमें से कौन सा ग्राफ सही होगा? ग्राफ बनाने से पहले मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब दे देंगे, और जिसने भी डाउट पूछा था वो अगर इस लाइव क्लास में प्रेजेंट है, क्योंकि यकीन का ये स्टूडेंट था, उसको थोड़ा शर्म आए, है ना। मैं चाहता हूं कि शर्म आना बहुत जरूरी है। कल का लास्ट सवाल, हाँ अरे वो तो मैं भूल ही गया था, मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं। मैं सारी चीजें आपको एकदम करा दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं कहीं भाग रहा हूं। आज के बाद मैं लास्ट लेक्चर में जो सवाल दिया था उसको नहीं कराऊंगा, है ना। चलो बताओ कैसा ग्राफ बनेगा, इसका नेचर बोलो। पैराबोलिक, यस। अब वो कह रहे सर क्यों बनेगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। तो सर यहां पे मास के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया है। बेटा जब कुछ ना बोला गया हो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी मास ही होता है। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला विथ मास कांस्टेंट, व्हेन मास कांस्टेंट। हाँ, जब कुछ ना बोले ना तो बाय डिफॉल्ट आप मास को कांस्टेंट ही मानेंगे। मास अपने आप तो वेरी नहीं हो सकता। हाँ, वेलोसिटी वेरी होगा तो मोमेंटम जरूर वेरी हो जाएगा, तो आप मोमेंटम को कांस्टेंट नहीं मान सकते बाय डिफॉल्ट बिना बताए, लेकिन मास तो कांस्टेंट क्वांटिटी होती ही है। जब कुछ ना बोला जाए तो मास को ही कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का ग्राफ देखेंगे, मास कांस्टेंट है, देन काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। सो सिंपल। अच्छा, एक बच्चा और मेरे से, मैंने शायद ऐसे ही देखा था ऐप में, तो एक बच्चा लिख रहा था कि सर जो लास्ट लेक्चर में आपने होमवर्क दिया था उसमें आपने कैसे बोल दिया कि इसको COME से करना है। सर इसको COME से हम क्यों करें? क्योंकि हम वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। भाई साहब जब मैंने ये सवाल देखा तो मुझे इतना शर्म आया और मैंने खुद से ही कहा, एमआर क्या कर रहा है यार, इन नमूनों के पीछे अपना 2-2 4-4 घंटा क्यों खराब कर रहा है? जैसे इनको आसानी से पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ा दे। साहब मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया तो भी आपको फील नहीं आया कि दोनों एक ही चीज है। दोनों एक ही चीज है। आप कह रहे सर वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को लगा के मैंने ये यूज कर लिया और सवाल सॉल्व हो रहा है। मैं ये क्यों यूज करूं सर? आपने क्यों बोल दिया? कहां है चरण तुम्हारे? पैर दिखाओ। माफी मांगना चाहता हूं बेटा, गलती हो गया मेरे से। COME लिख के ना गलती हो गया मेरे से, एकदम महाबाह्यात मास्टर हूं मैं, बुद्धि नहीं है मेरे में। कहां तुम्हारे पीछे समय खराब कर रहा? अरे अच्छा बच्चा तो ये समझता कि सर ये यूज करो, ये यूज करो, एक ही चीज है। अब यहां पे बॉल को जब मैं छोड़ूंगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आएगा और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो आप ये यूज करो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि मैंने यहां पे रेस्ट से रिलीज किया था और जब फाइनली पूरा कंप्रेस कर देगा तो फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा।
वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू लिखो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू लिखो, आंसर बहुत आसानी से आएगा। आपने यूज किया वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत बढ़िया बेटा, कोई गलती नहीं है। और अगर मैंने बोला कि तुम सीओएम यूज कर लो, उसमें भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा, एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स को आप कहेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा इज इक्वल टू 0। यही बात तो है। कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन को माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और तू बकलोल, तुम्हें यही नहीं समझ आया कि दोनों बातें एक ही है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो और ज्यादा एक ही चीज है। वर्क एनर्जी थ्योरम ने ही सीओमी को पैदा लिया था। तो इतना सीरियस होकर पूछते हो कि सर कैसे, सर आपने कैसे बोला, सर हमको नहीं आ रहा। रे बाबा, 2-2 3-3 घंटे खराब करके अगर मुझे ऐसे चीज देखने को मिलेंगे तो मैं हिम्मत हार जाता हूं, लेकिन मैं हारता नहीं हूं। मैं तो आज ऐसे ऐसे सवाल लेकर आया हूं, भयंकर भयंकर एकदम। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एक जोरदार कंसेप्ट है और इस पे जोरदार सवाल मैं लेके आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज फिर से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस ऑन मैकेनिकल एनर्जी, है ना साहब, छोड़ेंगे नहीं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन समझेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। चलिए, तो फटाफट इस सवाल का जवाब बताइए। हालांकि बहुत आसान सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो हेलो, चलिए साउंड क्लियर है, मैं साउंड चेक कर रहा था। इस सवाल का जवाब बताइए। व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन अ बॉडी, देन व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स डन पॉजिटिव वर्क। तो आप दो तरीके से इसको देख सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू होता है ना, फोर्स सॉरी वर्क डन इज इक्वल टू होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स डज अ पॉजिटिव वर्क, कंजर्वेटिव फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया, ये वाला वर्क क्या है, पॉजिटिव, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। तब माइनस को इधर ले जाएंगे तो डेल्टा यू निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव का मतलब कोई भी चीज में चेंज निगेटिव हो, पक्का वो डिक्रीज कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही जोरदार आपने बताया। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। सर कैसे? मान लो उस ऑब्जेक्ट को मैं रिलीज कर देता हूं, तो ग्रेविटी कैसा वर्क करेगा, उसको नीचे ले जाने में पॉजिटिव, और नीचे जाने में पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम हो रही, कि पोटेंशियल काइनेटिक में बदल रहा। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। एक दूसरा सवाल जो मैं पहले भी करा चुका हूं, लेकिन मैं इसको बार बार लेके आ रहा हूं, बार बार नहीं दूसरी बार लेके आ रहा हूं, ताकि आप इस सवाल में गलती ना करें, ठीक है ना। फिर से रिकॉल करा दूं, क्योंकि 90% बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द मास m, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय a mass m in a traveling a certain distance d, in a traveling a certain distance d, starting from rest under the action of a constant force f certain distance d, then kinetic energy depends upon directly proportional to root m, directly proportional to m, directly proportional to 1 upon m and none of these। बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा? ठीक है बेटा, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के 3 रिलेशन आप जानते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला रिलेशन जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। जब कोई कंडीशन ना दिया हो, कुछ ना दिया हो, तो ये एवरग्रीन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, एवरग्रीन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के रिलेशन में लिखना हो तो ये हो जाता है k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। और दूसरा काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दूं, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, तो इसी को हम कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू नथिंग बट वर्क डन। और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर दुनिया किसी भी ऑब्जेक्ट पे एफ फोर्स लगाओ डी डिस्प्लेसमेंट तक, तो सबका काइनेटिक एनर्जी के ही होगा। जैसे एग्जांपल से समझा देता हूं बेटा, है ना, घबराना नहीं है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखिए, मान लीजिए एम मास का ऑब्जेक्ट है और इसकी वेलोसिटी है 0। एक ऑब्जेक्ट है 2m मास का। कितने मास का है दूसरा ऑब्जेक्ट? 2m मास का। इस पे मैंने फोर्स लगाया F और इस पे मैंने फोर्स लगाया F। दोनों में फोर्स लगा F, हालांकि दोनों के मासेस अलग अलग है। ये ऑब्जेक्ट जब यहां पहुंचा m मास का
F फोर्स इस पे लगा रहा था, और ये है बेटा 2m मास का, इस पे फोर्स में F लगा रहा था, S डिस्प्लेसमेंट चला है ना। इनिशियली दोनों ही क्या थे, रेस्ट पे थे। तो पहले m मास के ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी, इसको Ke1 बोल देता हूं और इसको Ke2 बोल देता हूं। तो Ke1 बाई Ke2 का रेशियो बताइए क्या होगा। आई एम सॉरी, थोड़ा सा लिखने में समय लग गया। पहले ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी और दूसरे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बताइए क्या होगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? मैं पूछना चाह रहा हूं कि दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0। इसकी भी काइनेटिक एनर्जी 0 और इसकी भी काइनेटिक एनर्जी 0। दोनों पे F फोर्स लगाया, दोनों को S डिस्प्लेसमेंट तक ले गया। तो फाइनली m मास के ऑब्जेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगा, 2m मास के ऑब्जेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगा, उसका रेशियो क्या होगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड नहीं करेगी, हालांकि इसका मास m है, इसका मास 2m है, लेकिन फिर भी F फोर्स लगा S डिस्प्लेसमेंट तक। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा F डॉट S, इसका भी होगा F डॉट S, कैंसिल होकर आ जाएगा 1:1। समझ आया? इसी को दूसरे तरीके से ऐसे समझा देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और मास का ग्राफ सीधा बनेगा। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास, लेकिन एक कंडीशन है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम फॉर ऑल मासेस। सारे दुनिया के मास पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम लगाया है, तो काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड नहीं करेगी। काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड नहीं करेगी। समझ आया? पहले दिन थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, लेकिन आज समझ आ गया। दूसरा सवाल देखिएगा, इफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ लेंथ L, सिंपल पेंडुलम यही होता है बेटा, L लेंथ में, एक लेंथ के स्ट्रिंग में m मास को कनेक्ट कर देते हैं, वो क्या बन जाता है, सिंपल पेंडुलम। देखिए छोटा सा सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, ये है ना। तो ये हो गया फिक्स पॉइंट, ये हो गया L लेंथ, और ऑब्जेक्ट का मास हो गया m। हैज मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक है, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है वर्टिकल लाइन से ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तक गया, इसके बाद वापस आ जाएगा। देन फाइंड इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। स्ट्रिंग का लेंथ L दिया हुआ है, देखिए मैंने L लिख लिया, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, आप कैसे इसको सॉल्व करना चाहेंगे। ये रहा आपका स्ट्रिंग, ये रहा m मास का ऑब्जेक्ट, ये L लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, और ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा। जानबूझ के मैंने बड़ा बनाया ताकि आप इसको इजीली विजुअलाइज कर सके। कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ आप चाहें तो वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लीजिए, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत आसान है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और चाहे तो COME से भी कर सकते हैं। सर यहां पे COME मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे होगा, तो एक काम करते हैं, यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 एज्यूम कर लेते हैं। यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या एज्यूम कर लेते हैं, 0। यहां पे मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं 0 एज्यूम कर लूं, और यहां से मैंने इसको रेस्ट से रिलीज किया है, तो यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चा, अच्छे से सोच के बताओ, पोटेंशियल एनर्जी इसी पोजीशन पे कितनी होगी। तो सर ये रेफरेंस लाइन से कितना नीचे है देख लो, वर्टिकल से एंगल बना रहा थीटा, ये लेंथ L है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट यहां से यहां तक जो इस रेफरेंस लाइन से नीचे डेप्थ होगा वो L cos थीटा होगा। तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस MGL cos थीटा। माइनस MGL cos थीटा क्यों, वाई माइनस MGL बोल रहा है, गजब ही भगचोनर है तू, MGL बोल रहा है भाई साहब, गधा। ये रेफरेंस लाइन तू यहां पे एज्यूम करेगा, मेरे अच्छा सवाल कराने का हिम्मत ही खत्म हो जाता है तुम्हारे जवाब देके। इसको अगर तू रेफरेंस लाइन एज्यूम करेगा, यहां पे तूने एज्यूम कर लिया कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो इस रेफरेंस लाइन से यहां से पॉइंट से डिस्टेंस थोड़ी ना देखना, यहां से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखना हमें। माइनस MGL cos थीटा होगा, एक कह रहा साइन थीटा भांग खा के आया क्या, साइन थीटा cos थीटा में कोई फर्क ही नहीं समझ आता तुम्हें। देख इधर, इस L का 2 कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट थीटा की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट होगा L cos थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा L sin थीटा। L sin थीटा पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा। रेफरेंस लाइन से कितना नीचे है सिर्फ हमें यही देखना है, ठीक है सर। तो ये 2 आ गए, प्लस इक्वल टू, ये मैंने लिखा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का इनिशियल। अब जब ये घूमता हुआ ऐसे आएगा, तो यहां से स्ट्रिंग का लेंथ L है, यहां पे मीन पोजीशन में पहुंचेगा, तो यहां पे कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी K, तो हम लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी K।
यहां पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी की प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो सर यहां से रेफरेंस लाइन से अब एल डेप्थ नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एम जी एल। माइनस एम जी एल को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस एम जी एल, और एम जी एल आप कॉमन निकालोगे तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइंड। यही काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। आपसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा था, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा mgl 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि मीन पोजीशन पे जब पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा कम हो जाएगा वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। जब ये धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कमेगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। देखो ना, मीन पोजीशन पे जब सबसे ज्यादा नीचे होगा पोटेंशियल मिनिमम तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इस पे सवाल कुछ ऐसा भी पूछा जाता है कि मान लो एक एम मास के बॉब को एल लेंथ के स्ट्रिंग से अटैच करके मैंने रिलीज कर दिया। कहां से रिलीज किया, थीटा एंगल से। कहां से रिलीज किया साहब, थीटा एंगल से। तो बताइए मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। फिर से वही अप्रोच हम यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आसान होता है कि आप यहां पे हिंज पॉइंट में ही रेफरेंस एज्यूम करें जहां पे पोटेंशियल एनर्जी आप 0 मान ले, ठीक है। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब रिलीज करेंगे। इनिशियल पोजीशन है यहां पे बेटा, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन। जब आप इसको रिलीज कर रहे हैं तो इसकी स्पीड क्या होगी, 0। स्पीड क्या होगी, 0, स्पीड 0। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस एम जी एल कॉस थीटा। देखो बेटा, इस रेफरेंस लाइन से कितना नीचे ये देखोगे, मतलब इसका वर्टिकल लेंथ देखोगे तो एल कंपोनेंट का वर्टिकल लेंथ आएगा सिर्फ एल कॉस थीटा। सर ये तो वही सवाल लग रहा है, हाँ बिल्कुल वही सवाल है। मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस एम जी एल प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, मास से मास पहले कैंसिल कर ले। पिछले क्वेश्चन में हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला था, और इस क्वेश्चन में हम हाँ निगेटिव इसीलिए ग्राउंड से नीचे नहीं बहुत बोले हो यार तुम, ग्राउंड से नीचे नहीं बेटा, रेफरेंस लाइन से नीचे, इसलिए निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी लेंगे। रेफरेंस लाइन से नीचे इसलिए निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, मतलब रेफरेंस से नीचे तो निगेटिव। यस बड़ी चौधरी, बहुत बढ़िया बेटा। तो कल तो मैं यही समझा रहा था ना, आज बोल रहा हूं मतलब कल ही निकाल लेते। अब देख जीएल को उधर ले जा, तो ये कहता है जीएल और ये माइनस जीएल कॉस थीटा, तो जीएल कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, इज इक्वल टू वी स्क्वायर था, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर GL 1 माइनस कॉस थीटा। चलो तुम्हें एक जादू दिखाऊं, जादू मतलब MR स्टार। MR स्टार सर क्या कहता है MR स्टार? MR स्टार कहता है कि अगर तेरे पास 4 ऑप्शन है, कल जो बोल रहा था ना सर वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगा दिया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम क्यों नहीं लगाया, COME क्यों लगा दिया, वर्क एनर्जी क्यों नहीं लगाया, सुन तू कुछ मत लगा। तेरे पास अगर 4 ऑप्शन है तो तू MR स्टार लगा। सर 4 ऑप्शन नहीं हुए तो तू जाके बोर्ड का परीक्षा दे, युगांडा बोर्ड का। कौन से बोर्ड का परीक्षा दे रहे हो? युगांडा बोर्ड का परीक्षा देंगे सर हम। तो बोर्ड का नहीं, नीट के एग्जाम के लिए यहाँ पे आए, और नीट के एग्जाम में 4 ऑप्शन हमेशा होते ही हैं। तो सर अब क्या, सुनो ऐसे सोचो, सोचना बहुत जरूरी है। क्या बेटा, सोचना बहुत जरूरी है। देखो देखो मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर, यहां पे ऑब्जेक्ट है, कितने एंगल पे? सर थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से इसको रिलीज किया। देखिए थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से क्या किया, इसको रिलीज किया। वो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 60 डिग्री, 80 डिग्री, 30 डिग्री, कितना एक्चुअल में? सर वो थीटा तो थीटा है, हमें तो नहीं पता। मान लो मैं तुम्हें ऐसा समझाऊं, सोचो, सॉल्यूशन नहीं देखना, सवाल देखना है, और सवाल में लगाना है बुद्धि। ऐसे सोचो कि अगर थीटा 0 होता तो सवाल में कैसा मॉडिफिकेशन हो जाता। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इफ आई ऐसे, तो थीटा 0 है मतलब वो वर्टिकल है सर। अब मैं पूछ रहा हूं कि मीन पोजीशन से जब यहां से जब मैं रिलीज करूं तब मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जब तुम यहीं से रिलीज करोगे, टू कहां पे बच्चे रो रहे हैं? अरे भाई साहब गजब हो यार, 2 यहां जाएगा, ठीक है सही है सही है। अब आगे सोच, अब मैं जो कह रहा हूं ना वो सोच। भूल गया है 2, हाँ भैया याद आ गया, तुमने याद दिला दिया। अब चल यहां देख, युगांडा बोर्ड की विद्यार्थी, यहां पे बुद्धि लगा। हाँ से पूछे ना कौन से बोर्ड से पढ़ते हो बेटा? युगांडा बोर्ड। चल अब ऐसा सोच कि अब अगर थीटा 0 है, मैं कितने एंगल से रिलीज कर रहा हूं? 0 से। अगर थीटा 0 है
सर जीरो है तो थीटा जीरो है तो मीन पोजीशन पे आ जाएगा तो वेलोसिटी कितनी होगी? भाई साहब ये मीन पोजीशन ही तो है, मीन पोजीशन ही तो है। सर अगर ये मीन पोजीशन है तो यहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। हाँ, तो वही ऑप्शन सही होगा जिस ऑप्शन में थीटा को जीरो रखने पे वेलोसिटी जीरो आएगी। अगर यहां पे ऑप्शन है अब थीटा को जीरो रखो तो cos जीरो क्या होता है? 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? जीरो। ये कितना सुंदर वेरीफाई कर रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर तुम्हारे साथ कैसे खेल सकता है। एग्जामिनर तुम्हारे साथ ऐसे खेल सकता है, इसके जगह पे कैसा ऑप्शन बनाएगा? v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gl 1 प्लस कॉस थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है, तो तुरंत कह देगा कि 1 प्लस कॉस थीटा वाला आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि थीटा अगर मैं जीरो रख दूं, सोच यहां पे वर्टिकल से थीटा एंगल पे, ठीक है, वहां से तू रिलीज कर रहा है। तो अगर तू सोच कि अगर मैं थीटा जीरो से रिलीज करूं तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी? थीटा जीरो ये है, और यहीं से रिलीज करूं तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी? जहां था वही रह जाएगा, जाएगा ही नहीं। तो कितना ब्यूटीफुली मैंने तुम्हें कंसेप्ट समझाया, मैंने तुम्हें कैलकुलेशन समझाया। अब मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं पता है? अब मैं तुम्हें यह जस्टिफाई कर रहा हूं कि यहां पे माइनस ही क्यों होना चाहिए, प्लस वाला क्यों गलत हो जाएगा। अब मैं तुम्हें यह समझाऊंगा, साहब एकदम तार तार कर दूंगा। देख इधर सवाल का 1 माइनस साइन थीटा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं 1 माइनस साइन थीटा लिख दूं तो थीटा को जीरो रखने पे क्या होगा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फटाफट बताओ, एकदम ही जोरदार, मजे आ गए, छा गया। कोई नहीं बता सकता जैसा मैं समझा सकता हूं। समझ में आया कि नहीं आया? कहीं देखा ऐसा लिखा हुआ, देखा हुआ, सुना हुआ? बच्चे कहते सर आप हवा ज्यादा बना रहे हो, हवा ज्यादा बना रहे हो ना, तो कहीं किसी की औकात है ना, कहीं कहीं लिखा हुआ है तो लाके दिखा दे, लाके दिखा दे। एक बच्चा थोड़ा सा बकवास लिख रहा था। कहीं है ना किसी की औकात बढ़ाने की, तो लाके दिखा दे कि ऐसे कोई समझाता है दुनिया में तो, या कहीं तुमने देखा है, सुना है ना? हो सकता है मैं किसी का कॉपी कर रहा होगा, किसी किताब से मैंने पढ़ा होगा, किसी से मैंने सीखा होगा, आज तक पैदा नहीं लिया। चल देख इधर, देख इधर, तुम्हें तो कंसेप्ट नहीं समझ आता। मैं साहब तुम्हें आंसर में यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कहां पे प्लस होगा, कहां पे माइनस होगा, क्यों माइनस आना चाहिए, प्लस क्यों नहीं आना चाहिए, प्लस क्यों नहीं आना चाहिए। साथ में यह भी समझा रहा हूं कि कॉस थीटा ही क्यों आएगा, साइन थीटा क्यों नहीं आएगा। कंसेप्ट से नहीं, बुद्धि से। कंसेप्ट से तो दुनिया समझा सकती है, कंसेप्ट तो हर जगह लिखा हुआ है, कंसेप्ट से मैंने भी समझाया है, लेकिन लास्ट में बुद्धि लगाना बहुत जरूरी है बे। बुद्धि लगाना बहुत जरूरी है। मैं कोई बात नहीं, मजा आ गया। मतलब इतनी फटती है तुम्हारी। सीख लो बेटा, सीख लो, है ना? और तुम भी पढ़ाना ऐसे ही, ऐसे आए हो तो सीख लो, ऐसे ही पढ़ा रहे बेटा, मजा आ जाएगा बच्चों को। समझ में आया कि नहीं है? अल्टीमेटली क्या है? बच्चों का फायदा होना चाहिए, है ना? अल्टीमेटली क्या होना चाहिए? बच्चों का फायदा होना चाहिए। तो तुम भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तुम भी अगर यहां से सीख के जाओगे, पढ़ाओगे और मेरा कॉपी करोगे तो मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा। दुनिया में जितने ज्यादा बच्चों तक एमआर स्टार पहुंचेगा, जितना बच्चा ज्यादा अच्छा कंसेप्ट सीख पाएगा, विजुअलाइज कर पाएगा। सबसे बड़ा समस्या क्या है नीट में? फिजिक्स। सबसे बड़ा समस्या नीट में क्या है बेटा? फिजिक्स है। और अगर तुम फिजिक्स को विजुअलाइज करा दो, आंसर को एकदम चमका दो, आंख के सामने एकदम ट्रांसपेरेंट दिख जाए कि अच्छा ये हो रहा है, तो मजा आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? चलो देखो इधर। तो ये गलत क्यों है? गलत इसलिए अगर मैं थीटा को जीरो रखता हूं तो यहां पे क्या आना चाहिए? यहां पे आना चाहिए तो जीरो, लेकिन यहां पे थीटा को जीरो रखूंगा, साइन जीरो जीरो आ जाता है, रूट अंडर 2gl आ जाएगा, इसलिए ये गलत है। समझ आया कि नहीं आया? ये बुद्धि मैंने भी लगाया था, बहुत बढ़िया बेटा, है ना? और जो नहीं लगा पाते हैं वो रोते हैं। चलो, अब कई बच्चे ये भी बीच में लिख रहे थे कि सर थीटा को 90 रखो। यस रखो ना, क्या बुराई है? कहां कितनी जल्दी है तुम्हें? आराम से रखो, सोचो समझो, है ना? फील करो। किसी सवाल में अगर मैं ऐसा एज्यूम करूं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर साहब थीटा 90 है, साहब क्या है? थीटा 90 डिग्री है, तो क्या होना चाहिए सर? थीटा 90 है तो ऐसा होगा कि स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होगा। ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। बड़ा आसान हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। अगर मान लो यही स्ट्रिंग ऐसा होता
यही स्ट्रिंग ऐसा होता है, ऐसा ये अटैच है यहाँ पे और ऐसा कर देते, इस मास को यहाँ रख देते। इस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो एज्यूम करें तो जीरो ही हो जाता पूरा। जब ये जीरो हो जाता तो सर v इज इक्वल टू सीधा लिखो ना √2gl आता। हाँ तो रखो थीटा 90 रख के देखो √2gl आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे थीटा 90 रखो, cos 90 क्या होता है 0, √2gl आ रहा, मतलब ये आंसर सही हो जाएगा, मतलब ये आंसर सही हो जाएगा। अब बताओ सर अगर ऐसा तो इसमें भी आ जाएगा। हाँ बेटा, लेकिन 0 डिग्री पे ये जस्टिफाई नहीं कर पाया था ना। जो एक लॉजिक पे गलत हो जाए ना हमेशा गलत होगा, जो एक लॉजिक पे गलत हो जाए ना वो हमेशा गलत ही होगा। बताओ एकदम मजे आए कि नहीं है? अगर मजे आए तो अब ये सवाल देखो, ये सवाल मैंने शायद दूसरे लेक्चर में तुम्हें होमवर्क दिया था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए कराना जरूरी है। अ सिंपल पेंडुलम विथ बॉब ऑफ मास m एंड लेंथ x इज हेल्ड इन पोजीशन एट एन एंगल θ1। सिंपल पेंडुलम का मास है m1, लेंथ स्ट्रिंग का x1 और θ1 पे उसको खींच के रखा है, एंड देन एंगल θ2। एक बार θ1 से रिलीज किया है और एक बार θ2 से रिलीज किया विथ वर्टिकल। When the released from this position, speed with which passes the lowest position, lowest position को हम क्या कहते हैं? mean position. Then v1 by v2 will be, then v1 by v2 will be, समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ थीटा को अगर आप ऑब्जेक्ट को θ1 से रिलीज करते हैं, एक बार θ2 से रिलीज करते हैं, तो v1 और v2 क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं। एक बच्चा क्या कर रहा है कि कह रहा है सर a होगा, अरे महाबकलोल b होगा सर। हाँ एकदम सही है तेरा b। कैसे होगा b? तो तूने अभी सॉल्व किया, अगर θ1 से रिलीज करेगा तो ये वेलोसिटी होगी √2gl। मान ले स्ट्रिंग का लेंथ l है, हालांकि x लिखा है तो x मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ का स्ट्रिंग x है और ये हो जाएगा 1 माइनस cos θ1। अभी तो सॉल्व किया है, ठीक है सर। v2 क्या हो जाएगा? v2 हो जाएगा √2gx 1 माइनस cos θ2। जब डिवाइड करोगे बेटा तो √2gx से √2gx कटेगा, लेकिन √1 माइनस cos θ1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos θ2 बच जाएगा। बी इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर 2 इज योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखिए। अच्छा ये सवाल पूछा था AIPMT 2010 में, AIPMT 2010 में। चलिए फटाफट इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं, मजा आ जाएगा सवाल सॉल्व करके। AIPMT 2010 में सवाल पूछा था, क्या था साहब? अ स्टोन विथ वेट W is thrown vertically upward into the air from the ground level with initial velocity v0। एक W वेट का मतलब होता है mg, एक W वेट का ऑब्जेक्ट है, मतलब mg उसका W है। नहीं समझ में आया कि नहीं है? वेट मतलब होता है mg, उसको ऊपर की तरफ v0 स्पीड से प्रोजेक्ट किया। इफ अ कांस्टेंट फोर्स F is due to air drag x on the stone throughout its flight, then maximum height attained by the stone is, maximum height स्टोन कितना अटेन करेगा ये आपसे पूछा है। मैं आपसे 2-3 चीजें पहले पूछूंगा। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि मुझे फटाफट ये बताइए, क्या बताइए कि यहां पे COME अप्लाई होगा कि नहीं होगा, है ना बेटा? ये तुम समझ गए ना तो आगे के तुम्हारे जीवन की समस्याएं थोड़ी कम हो जाएगी, है ना? तो सबसे पहले बताइए COME एप्लीकेबल है या नहीं? COME एप्लीकेबल है या नहीं? बताए प्लीज। COME एप्लीकेबल है या नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर्ष शर्मा जोरदार, निखिल बहुत बढ़िया बेटा, अमन अरे आग लगा दी तुमने, लौंडे आग लगा दी तूने। नहीं है, एकदम नहीं है सर, नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है बताइए, क्यों नहीं है बताइए? COME एप्लीकेबल क्यों नहीं है बताइए? सर COME एप्लीकेबल इसलिए नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, COME एप्लीकेबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे लग रहा है कांस्टेंट फोर्स F ड्यू टू एयर ड्रैग। फ्रिक्शन फोर्स डिसिपेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, वो वर्क करेगा, इसलिए यहां पे COME एप्लीकेबल नहीं है। बेटा ये तुम सीख गए ना, तुमने कांड कर दिया एकदम जोरदार। तो सर कैसे करें? आप करेंगे इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे दो फोर्स वर्क करेगा, एक करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, एक करेगा एयर फ्रिक्शन फोर्स, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा बेटा हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी लिखोगे ना हाफ mv², v0 का स्क्वायर, क्योंकि फाइनल मैक्सिमम हाइट पे जब ये जाके रुकेगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। यहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें? अब सुनो, फ्रिक्शन फोर्स F दिया हुआ था, अब एज्यूम करो h हाइट तक ऊपर गया है, तो इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा था? नीचे की तरफ ग्रेविटेशन और नीचे की तरफ एयर।
ग्रेविटेशन की वजह से वर्क डन बोलो सर माइनस mgh, और एयर फ्रिक्शन की वजह से वो भी नीचे लग रहा होगा, तो माइनस f इंटू एच बराबर माइनस हाफ m v नॉट का स्क्वायर। सर ये आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, में मजे आ गए। अब क्या करें, तो अब एक काम करें आप, इसमें मास से मास कैंसिल हो रहा, या एक काम करें कि आपको h चाहिए, क्या चाहिए आपको, h चाहिए, तो यहां से h कॉमन निकाल लो, माइनस 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 कैंसिल करो, h कॉमन निकाल लो, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ m v नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg प्लस f। ठीक है भाई, ठीक है, यहां तक आ गया। अब यहां से एक काम करो कि तुम हाइट में से m v नॉट का होल स्क्वायर रहने दो, नीचे लिखो 2mg कॉमन निकाल लो, तो ये बनेगा 1 प्लस f बटा mg। ठीक है बेटा, mg तुमने क्या किया था, कॉमन निकाला था, m से m कॉमन कैंसिल हो जाएगा, mg को वेट बोल दो, तो हाइट इज इक्वल टू आ जाएगा v नॉट का होल स्क्वायर बटा 2g 1 प्लस f बटा w। बताइए कौन से में आ रहा है, v नॉट का होल स्क्वायर 2g 1 प्लस f बाई w। सी इज योर करेक्ट आंसर। ए, अरे रे रे अरे, मैंने सही सवाल के आंसर गलत लगा रहा हूं, एकदम चोमू टाइप काम किया मैंने एकदम चोमू टाइप काम कर दिया मैंने। ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट, यस ए इज करेक्ट। ठीक है साहब, क्या आपको ये समझ आ गया एक बार जोरदार तरीके से, ये आपको समझ आ गया तो बता दीजिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, वर्क डन विद ऑल द फोर्सेस, दो ही फोर्स लग रहा है, ऊपर फेंकोगे वेट है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, और एयर फ्रिक्शन भी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और एयर फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है f, तो आप यहां पे लगा देंगे। समझ आ गया, समझ आ गया। हाँ, तुम्हें बुरा लग जाता है, कई लोग कहते हैं सर ये मास्टर बड़ा खराब है, हमको चोमू बोल देता है। अरे ऐसा मास्टर मैं तो खुद ही को चोमू बोलता हूं, भैया मैं गलती करूंगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कितना आसान है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क लिखिए, एयर फ्रिक्शन का वर्क लिखिए। सर एयर फ्रिक्शन का वर्क माइनस क्यों लिखा है, एयर फ्रिक्शन का वर्क माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, सॉरी एयर फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। दूसरी बात साहब, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगेगा, नीचे लगेगा, तो हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी नॉट का होल स्क्वायर है ना बटा एम जी प्लस एफ। एम जी को हमने क्या लिया, कॉमन निकाल लिया। ठीक है साहब, इतना समझ आ गया। हाँ तो साहब क्या इसमें इतना ही है, नहीं, क्या एम आर स्टार नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। आइए एम आर स्टार लगा के आपको बताते हैं कैसे सवाल में एम आर स्टार लगाया जाता है। सबसे पहली बात, जो सवाल मुश्किल हो उसमें एम आर स्टार लगाया जाता है। क्या सवाल मुश्किल है, हाँ 4-5 लाइन सॉल्व करना है। अगर इसमें एयर फ्रिक्शन की वैल्यू दे दिया होता तो आसान होता। अगर एयर फ्रिक्शन की वैल्यू दे दिया होता 5 न्यूटन और ग्रेविटेशनल फोर्स दे दिया होता 20 न्यूटन तो नेट फोर्स आ जाता, बढ़िया से सॉल्व हो जाता। लेकिन यहां पे एयर फ्रिक्शन की वैल्यू एफ दे दिया, उसको लेके सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आई। तो हम क्या करेंगे, पहला एम आर स्टार लगाएंगे इफ एयर फ्रिक्शन इज 0 सर कह रहे हैं एयर फ्रिक्शन एफ लग रहा है तो एफ की वैल्यू थोड़ी ना बताइए, एयर फ्रिक्शन एफ 0 भी तो हो सकता है। सर अगर एयर फ्रिक्शन एफ 0 हो गया तो बड़ा आसान है, हाइट इज इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 2g। सिंपल है, एयर फ्रिक्शन को 0 रखने पे वी स्क्वायर बाई 2g आना चाहिए। तो चलो देखते हैं, जैसे ही बेटा यहां पे तुम 0 रखोगे टर्म हो जाएगा 0, तो वी स्क्वायर बाई 2g आ जाएगा। बेटा यहां पे एयर फ्रिक्शन को तुम 0 रखो, एफ को 0 रख दो तो 1/0 क्या हो जाएगा, सोच के देख। अगर तुम यहां पे डिनोमिनेटर में 0 रखोगे तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। हां सर, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा v नॉट का होल स्क्वायर बटा इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइटी प्लस 1 इनफाइनाइट होगा, 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0। मतलब ये आंसर गलत हो गया, नीचे f वाला आंसर गलत हो जाएगा, तो d और c गलत हो गया। अब दूसरा और सबसे ज्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, सबसे ज्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या होगा, सुनो। सबसे ज्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या होगा, ऐसे सोचो, एक बच्चा बोला है कि एयर फ्रिक्शन को इनफाइनाइट मान लो नहीं, एक और उससे भी आसान लॉजिक बताता हूं, सुनो। ऐसे सोचो, अगर एयर फ्रिक्शन नहीं था तो हाइट कितनी थी, सर हाइट थी
v²/2g। अब अगर एयर फ्रिक्शन लगेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा सर, सोच के बता। अगर एयर फ्रिक्शन होगा, एयर फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, दूसरा एमआर स्टार है, तो जो हाइट अटेन करेगा दैट मस्ट बी लेस देन v²/2g। एयर फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी डिसिपेट होगी और इसको जितना मैक्सिमम हाइट अटेन करना था उससे कम हाइट अटेन कर पाएगा। हमें भी सोचना बहुत आगे। बहुत बढ़िया अर्षा, बहुत बढ़िया। सोनिया शर्मा कब, अरे गजब सोनिया शर्मा, आज कल की लड़कियां कम नहीं है लॉन्डो से, एकदम ही जोरदार, एकदम ही जोरदार। सोनिया शर्मा कह रही है और वही बात कह रही है जो मेरे दिल की बात है, वही बात कह रही है। वो क्या कह रही है, मेरे मन की दिल की बात यही था कि अगर एयर फ्रिक्शन लगता है तो क्या होगा, एयर फ्रिक्शन लगता है तो क्या होगा। एयर फ्रिक्शन डिसिपेटिव फोर्स, हाइट कम हो जाएगी। हाँ, तो जिसमें हाइट कम हो रहा है वो आंसर टिक कर दे, कहा इतना दिमाग लगा रहा है। ये बात तो सही है सर, ये बात तो सही है। तो यहां पे डिनोमिनेटर में निगेटिव होने से डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो ओवर वैल्यू बढ़ जाएगी। ये दोनों तो पहले ही गलत है। ये डिनोमिनेटर में अगर माइनस हो जाए तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा सर, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। तो कम मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड करोगे तो ओवरऑल वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो ये गलत हो गया। और यहां पे डिनोमिनेटर में प्लस है, अगर बेटा डिनोमिनेटर में प्लस होगा तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, ऐड करने से चीजें बढ़ जाती है। और बड़े नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू छोटी आएगी, ओवरऑल वैल्यू छोटी आएगी, मतलब ये आंसर हो गया। अभी एक चोमू निकला है अंदर से, शिवम शर्मा। अबे चोमू क्या है तू, देख इधर, कह रहा बी क्यों नहीं होगा, देख इधर बताता हूं। क्या बताऊं, अभी यही तो बताया। देखो डिनोमिनेटर में माइनस करने से डिनोमिनेटर छोटी हो जाएगी और छोटी नंबर से डिवाइड करोगे तो हाइट बड़ा हो जाएगा। तो ये जो हाइट आएगा वो v²/2g से बड़ा होगा, लेकिन जो हाइट आना चाहिए वो v0² से छोटा आना चाहिए। और छोटा a और b में से a ही है, a और b में से a ही है। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं, एकदम जोरदार तरीके से समझ आया तो फटाफट थम्स अप करके भेजिए, थम्स अप करके भेजिए फटाफट, ताकि मुझे समझ आए कितने लोगों को ये फील आ गया। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये बढ़िया सवाल है, ऐसे खूब सवाल पूछे जाते हैं। चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l। सर हमने ऐसा किया था नहीं, हमने क्या किया था, ऊपर उठाने वाले सवाल किया था। मजा आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बुद्धि लगाओगे तो मजा आएगा, है ना सर, मजा आ गया, धन्यवाद। ये सर क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही उम्मीद था तुमसे। चलो देखो, चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l इज रिलीज्ड, देन फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। सवाल क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल। इस हॉरिजॉन्टल टेबल पे ये चेन रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है। कैसा है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है। ये चेन रखा हुआ है जिसका मास है एंड लेंथ है l, इज रिलीज्ड। रिलीज मतलब ये है कि इसका थोड़ा सा लेंथ नीचे रख के मैंने छोड़ दिया। Then find its velocity when it becomes vertical। ऐसा होगा कि चेन को छोड़ोगे ना तो चेन यहां पे फिसलता हुआ नीचे गिरेगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस है। तो चेन गिरते गिरते एक ऐसा इंस्टेंट आएगा कि पूरा चेन क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। उसी इंस्टेंट पे इस पूरे चेन की नेट वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछा है ना। समझ आया, क्वेश्चन को विजुअलाइज कर गए आप, क्वेश्चन को विजुअलाइज कर पा रहे हैं आप। हाँ सर सही है, यहां पे चेन रख दीजिए, चेन को हल्का सा नीचे ले जाकर छोड़ देंगे तो चेन गिर जाए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल टेबल कैसा है, स्मूथ है। तो आप लगाएंगे यहां पे सीओमी। सर क्या यहां पे सीओमी एप्लीकेबल होगा, यस एप्लीकेबल होगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन है नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल हमेशा इस चेन के मोशन के परपेंडिकुलर लगेगा। तो ये रहा आपका इनिशियल सिचुएशन। तो डायरेक्टली आप ले इनिशियल टू फाइनल और लिखें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल प्लस इक्वल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब बताइए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहां से इसको मैंने रिलीज किया है, इसको क्या किया है, रिलीज किया है, तो रेस्ट में था तो इसकी वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, क्योंकि इसी रेफरेंस पे मैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो एज्यूम कर लेता हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो इज इक्वल टू पूरे चेन का मास m और पूरा चेन नीचे गिर चुका है, तो ये हो जाएगा हाफ mv²। अब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो सर पोटेंशियल एनर्जी, चेन का मास यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा। अगर पूरे चेन का लेंथ है l तो इसका सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल रिफरेंस से l/2 नीचे होगा, तो आप लिखेंगे माइनस mg l/2।
तो हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, मास से मास कैंसिल होगा, v इज इक्वल टू रूट अंडर GL इज योर करेक्ट आंसर। देखते हैं कितने बच्चों ने, अरे यार मजे ला दिए तुमने। ऋतिक रावत बेटा तुम थोड़ा इंप्रूव करो। बादल रूट GL बहुत सही है भैया, बहुत सही। अरिंदम बहुत सही। सर हमको तो सॉल्व भी कर लिए, थैंक्स टू यू सर। सूरज सिंह हमको सॉल्व कर लिए, हमने तो सॉल्व कर लिए, बहुत बढ़िया। रूट अंडर GL होगा एकदम चोमो वाली गलती कर दी मैंने फिर से। रूट अंडर GL है ना, बोला GL ही था, गलती से 2 लिख दिया था। v इज इक्वल टू रूट अंडर GL इज योर करेक्ट आंसर। सब समझ आया? अच्छा सब समझ आया, बहुत बढ़िया। यही उद्देश्य था बेटा कि आपको सब समझ आया। नेक्स्ट देखिए, ये भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे ही सवाल है। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स दिस, अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स दिस, देन फाइंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। गजब का सवाल है भाई साहब, गजब का सवाल है। ये बोल दिया कि ऑब्जेक्ट पर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है -k/r, -k/r। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी सब बताओ। मैंने सबसे पहले सॉल्व किया है। हाँ भैया तुमने सबसे पहले सॉल्व किया है, तुमको पुरस्कार मिलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मजा आ गया। चलिए चलिए बताइए, ये गजब का सवाल लगा कि नहीं लगा आपको? सर इसमें गजब क्या है, करके दिखा तब पता चलेगा गजब क्या है। करके दिखा ना, फिर पता चल जाएगा गजब क्या है। ऐसा है, सिर्फ हमें फोर्स दिया और इस फोर्स से ही में से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी तीनों ही पूछ रहा है, तो कैसे सॉल्व होगा? अरे मास को हाफ नहीं किया है, लेंथ को हाफ किया है, ये एक अलग ही चेम हुई। सर कह रहा है कि सर मास को हाफ क्यों किया? पूरा का पूरा चेन का मास m ही लिया है, लेकिन सेंटर ऑफ मास पे मास को एज्यूम करके पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, क्योंकि मास यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। लास्ट लेक्चर में भी कराया था मैंने आपको। चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हम ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले सर्कुलर पाथ में चलने के लिए एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। वो कितनी होती है? सर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है mv²/r, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर में ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, मतलब यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के रिक्वायरमेंट को प्रोवाइड कर रहा है ना। यही देखो, ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मतलब इतना उसका फोर्स लगना चाहिए था, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये फोर्स है। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए k/r। हमें तो माइनस मतलब डायरेक्शन है, हमें तो मैग्नीट्यूड लिखना है, तो r से r कैंसिल, ठीक है सर। तो mv² आ गया आपका सिंपल k, तो हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाफ mv² ही काइनेटिक एनर्जी होता है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा k/2 इज योर करेक्ट आंसर। सर्कुलर पाथ का यहां पे हमने क्या यूज किया? कंसेप्ट यूज किया। ज्यादातर बच्चे लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी 0। अबे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा तो कुछ स्पीड होगी, तो काइनेटिक एनर्जी 0 कैसे आ जाएगा? सर वर्क डन 0 है। हाँ वर्क डन 0 है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, जितनी पहले रहेगी उतना तो रहेगा ही ना। रितिका गुप्ता वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब सर अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी पता चल गया, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के कंसेप्ट से मैं जानता हूं कि F कंजर्वेटिव इज इक्वल टू द -du/dr। हाँ सर ये तो हम जानते हैं, और कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू -k/r तो रख दो यहाँ पे, -k/r इज इक्वल टू -du/dr। तो सर ऐसा लग रहा है माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ड्यू इज इक्वल टू आ जाएगा k/r इंटू dr। अब दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ठीक है ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ लग रहा है यार मुझे। कोई दिक्कत नहीं, अब तो लिख दिया तो लिख दिया। तो डेल्टा यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा u इज इक्वल टू, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा? तो ये होगा log r। सर कैसे? क्योंकि k कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1/r इंटू डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा log r। log r ही आ रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसका टोटल एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी होगा आपका
टोटल एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, आप लिख सकते हैं। सीधा U बराबर K नहीं होता है क्या? कहां पढ़े हो बे, कहां पढ़े हो? कंसेप्ट अप्लाई करना सीखो। और जरूरी नहीं कि सवाल हमेशा यही हो। एक्चुअली में मुझे लग रहा है कि सवाल में एग्जैक्ट ये होना चाहिए 1/r² होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं कि 1/r² होना चाहिए। 1/r² करके ही सवाल तुमसे पूछिए। 1/r² भी हो सकता है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ पे प्लस सी भी करो, चलो तुम्हारी इच्छा पूरा कर देते हो, प्लस सी भी कर देते हो। F इज इक्वल टू माइनस K/r²। F इज इक्वल टू माइनस K/r। कुछ भी सवाल हो सकता है। आपको यहाँ पे कंसेप्ट यही यूज करना है कि कंजर्वेटिव फोर्स की जो वैल्यू है वो माइनस ड्यू/dr के बराबर होता है। ये आपका असली थ्योरम है, ये हमेशा सही होता है। दूसरी बात, अगर कोई फोर्स ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है तो सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जिसकी वैल्यू होती है mv²/r। तो mv²/r इज इक्वल टू K/r हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, बढ़िया सवाल है, जोरदार सवाल है। आप अगर चाहें तो इसको डायरेक्टली mr* से भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सवाल देख लीजिए। अ स्टिक ऑफ मास m and length L is pivoted at the one end and it's displaced through the angle theta. The increase in potential energy is क्या किया कि रॉड पहले ऐसे था और यहां पे हिंज था, मास m है, लेंथ L है, इसको थीटा एंगल से क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस थ्रू द एंगल थीटा, देन इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी। तो आप इसको डायरेक्ट mr* से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप डायरेक्ट यहां पे सोच सकते हैं कि अगर थीटा 0 होता है, इफ थीटा इज 0 देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी 0। बताओ कैसा महसूस हुआ ये सुन के? अगर थीटा 0 है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 ही होना चाहिए। अगर यहां पे थीटा 0 रखते हैं तो ये गलत आ रहा है क्योंकि mgl/2 आएगा। यहां पर थीटा 0 रखते हैं तो भी ये गलत आ रहा है, यहां पे 0 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। ये आंसर सही है, mgl/2 1 - cos थीटा इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जो mr* है आपको देख के कैसा लगा? और ये सवाल एग्जाम का ही पूछा हुआ है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, अच्छी किताब से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से उठाया इसको। अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करते समय इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि ये रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास की बड़ी इंपॉर्टेंस है ना। सेंटर ऑफ मास पे ही मास को एज्यूम करके हम सवाल सॉल्व करेंगे। लेकिन वो कह रहा है कि वर्टिकल से थीटा एंगल डिस्प्लेस किया, चलो किया। जब वो थीटा से वर्टिकल से थीटा एंगल डिस्प्लेस करेगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा। तो कितना एंगल डिस्प्लेस किया? सर थीटा। कितना है? सर थीटा है। कितना है? सर थीटा है। अरे कितना है? सर थीटा कुछ भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी सॉल्व करना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया है। सिर्फ और सिर्फ आपसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। कई रामलाल टाइप लोग कहेंगे सर इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो अभी तक 3 लेक्चर हो गए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के, सवाल ही तो सॉल्व करके दिखा रहा हूं तुम्हें, और क्या दिखा रहा हूं मैं? सवाल 2-4 खुद से भी सॉल्व करना होता है, मेरा काम थ्योरम समझाना है। एकदम गर्दा कर दिए सर, गर्दा कर दिए, मौज हो गई, और क्या। चलो अब आगे देखते हैं। यह सवाल बहुत जोरदार है ना, एकदम लेवल अप वाली सवाल है, एकदम बढ़िया सवाल है। अगर आपसे ना हो सॉल्व तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। आपको समझ ना आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे माफी मांगूंगा कि गलती हो गई ये सवाल लाके, लेकिन कोशिश करिए समझने की, कोशिश करिएगा समझने की, ठीक है। आइए देखते हैं। बॉल ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द हेमिस्फेरिकल सरफेस, देन फाइंड एंगल फ्रॉम वर्टिकल वेयर इट विल लूज कॉन्टैक्ट। सवाल समझिएगा क्या है। एक कटोरा ले लिया, तुम तो ये समझ, क्या ले लिया? कटोरा ले लिया, ऐसा कटोरा ले लिया, है ना। हेमिस्फेरिकल वॉल, स्मूथ वॉल है, इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है एकदम। म्यू क्या है? 0। यहां पे लिखा है फिक्स्ड स्मूथ हेमिस्फेयर। फिक्स्ड मतलब ये फिक्स्ड है, यहां पे हिंज्ड है, यहां पे ठीक है सर, हिंज्ड है। ऊपर टॉप से एक बॉल को रख के छोड़ दिया, तो बॉल जस्ट स्लिप करता हुआ ऐसे 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 आएगा और ऐसे ऐसे इस पर चिपकता हुआ नीचे गिरेगा। क्या ऐसा होता है? बचपन में तुमने गोली से खेला? गोली मतलब वो वाला गोली बंदूक नहीं, छोटा छोटा ग्रीन कलर का कांचा होता है ना, उससे खेलते अपन, ऐसा से खेलते हैं।
उस गोली को लो, मतलब छोटा सा बॉल, और एक बड़े हेमिस्फेरिकल कटोरी के ऊपर रख के उसको छोड़ दो। तो जब वो फिसलता हुआ नीचे गिरेगा ना, तो क्या एग्जैक्टली ऐसा पाथ फॉलो करेगा, हमेशा चिपकता हुआ नीचे गिरेगा? बताओ, क्या हमेशा चिपकता हुआ नीचे गिरेगा क्या? विजय जागिर, बहुत बढ़िया बेटा, तुमने बहुत बढ़िया कंसेप्ट बताया कि सर लूज कांटेक्ट का मतलब है जहां पे नॉर्मल जीरो हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो क्या ये हमेशा चिपकता हुआ नीचे गिरेगा कि पहले तो स्पीड जीरो था, धीरे धीरे ऐसे जाएगा चिपकता हुआ, फिर सीधा टेंजेंशियली निकल जाएगा? किसी ना किसी एंगल पे थीटा पे जाके वो इस सरफेस से अलग होकर सीधा टेंजेंशियल निकल जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, टेंजेंशियल निकल जाएगा। क्या लगता है, हमेशा चिपक के सीधा सीधा आता रहेगा या कहीं से टेंजेंशियल निकल जाएगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कहीं से टेंजेंशियल निकल जाएगा। बताओ क्या होगा? तो देखो बेटा, होगा क्या, ऐसा होगा कि बॉल आएगा और पहले तो इसकी स्पीड जीरो थी, ग्रेविटी की वजह से थोड़ा सा चिपक के आगे चलना शुरू होगा, और किसी एक एंगल पे जाके आके, किसी भी एंगल पे आके ऐसे आएगा और सीधा निकल जाएगा। मतलब अगर ये ओरिजिन है, ओ है, और इसका रेडियस है बेटा आर, हेमिस्फेरिकल बाउल है, तो रेडियस हर जगह क्या होगा? आर होगा। ये भी आर होगा। ये किसी ना किसी थीटा एंगल पे जाके कांटेक्ट को लूज करेगा और टेंजेंशियली निकल जाएगा, ऐसे टेंजेंशियली यहां पे निकल जाएगा। वी स्पीड होगी कुछ यहां पे, तो कितने एंगल पे कांटेक्ट को लूज कर देगा, यही आपसे पूछा है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो आप लगाएंगे यहां पे COMe, है ना, बिटवीन पॉइंट टॉप बोल दो A, और जहां पे कांटेक्ट लूज कर रहा है उसको बोल दो B। तो आप लगाओ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन AB, और लिखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। बेटा रेफरेंस लाइन यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का क्या मान लो? 0, है ना। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी r रेडियस पे ऊपर होने की वजह से क्या हो जाएगा? काइनेटिक 0, पोटेंशियल हो जाएगा mgr। क्यों हो जाएगा mgr? क्योंकि यहां पे मैंने रेफरेंस लिया, इससे कितने हाइट पे है? r हाइट पे। ठीक है, इज इक्वल टू वहां से रिलीज किया था तो ये था रेस्ट में। जब ये थीटा एंगल पे आया उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कुछ हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी प्लस mgr cos थीटा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखें कि इस रेफरेंस लाइन से कितने हाइट पे, तो सर इतने हाइट पे। ये अगर रेडियस है पूरा का पूरा r, तो r का वर्टिकल कंपोनेंट हाइट कितना है? वर्टिकल से एंगल थीटा है तो r cos थीटा होगा। यहां से m कैंसिल हो जाएगा, gr cos थीटा को इधर ले आइए, तो ये gr और ये gr cos थीटा माइनस में आएगा, तो 1 माइनस cos थीटा इंटू 2 का रूट इज इक्वल टू v²। ये वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया। अब आप बनाए उसका FBD एट B, क्योंकि B पे कांटेक्ट छोड़ रहा है तो B पे ही आप एक बार निकालिए FBD, B पे ही आप लिखिए FBD। तो ध्यान से देखेंगे तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक नीचे लग रहा होगा, यहां पे ही मैं डायग्राम बना के अच्छे से FBD निकाल देता हूं। देखो यहां पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो इस पे फोर्सेस बताओ कौन कौन से लगेंगे? सर एक तो लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, बिल्कुल लगेगा। दूसरा लगेगा नॉर्मल, हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। और अगर आप इसी पे बैठ के FBD बनाएंगे, यहीं पे बैठ के, ये गोला यहां पे एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन कर रहा है। देखो हेमिस्फेरिकल बॉल का सरफेस सर्कल है, यहां से घूमते 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 यहां पे आया तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो आप चाहें तो यहां पे बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा सकते हैं। एग्जैक्टली यहां पे स्पीड है v, तो इधर नॉर्मल और इधर ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²r और नीचे हो जाएगा mg। तो इस लाइन के लॉन्ग अगर बेटा ये एंगल थीटा है और नीचे mg लग रहा है, तो ये एंगल क्या होगा? ये भी थीटा होगा, क्योंकि वर्टिकल से ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो mg का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। mg का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। ठीक है साहब। अब कांटेक्ट अगर लूज कर रहा है, कांटेक्ट अगर लूज कर रहा है उसका मतलब कांटेक्ट खत्म, मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0। तो एक्जैक्टली mv²r बराबर होगा mg cos थीटा। ऊपर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²r, नीचे हो जाएगा आपका mg cos थीटा। ठीक है, तो m से m तो काट दो, r को यहां ले आओ, तो v² इज इक्वल टू हो जाएगा gr cos थीटा। और एक्जैक्टली v² की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं ना। अच्छा ये v² नहीं होगा, ये v हो जाएगा। एक काम करता हूं, मैं ये रूट हटा देता हूं। मैं क्या करता हूं, ये रूट हटा देता हूं, क्योंकि रूट की जरूरत वैसे है भी नहीं मुझे तो जरूरत है इसकी।
वी स्क्वायर की, तो वी स्क्वायर आ गया 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। तो वी स्क्वायर को भी एग्जैक्टली मैं लिख सकता हूं 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। gr से ये gr कैंसिल होगा, ये आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा, है ना। इस 2 को अंदर ले आएंगे, माइनस 2 कॉस थीटा को इधर ले जाओ, तो माइनस 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा 3 कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब आएगा आपका 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3। दिख ना रहा नीचे, सुनाई तो दे रहा है ना, बुद्धि तो है ना। आंसर होगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3। आंसर होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा 2/3। क्या ये बात आपको समझ में आया कि नहीं अच्छे तरीके से, है ना? ठीक है, 2/3 इज योर करेक्ट आंसर। 2/3 इज योर करेक्ट आंसर। अब देख लीजिए नीचे पूरा दिख रहा है, कैसे नहीं दिख रहा, सारा तो दिख रहा है। 2/3 इज योर करेक्ट आंसर। यस यस यस। ये मैं आसान तो नहीं कह सकता, सवाल मुश्किल है, लेकिन कंसेप्चुअल है, आप ध्यान से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, आपने से सवाल पूछ लीजिए कि आपने यही क्यों लगाया, तो दो बातें मैं बताऊंगा। सुन, कॉन्टेक्ट वहीं पे लूज करता है जहां पे नॉर्मल जीरो होता है, और नॉर्मल जीरो होकर वो किसको बैलेंस करेगा और फोर्स किसके बराबर होगा, ये देखने के लिए मुझे एफबीडी लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे वहां पे क्या बनाना पड़ा, एफबीडी बनाना पड़ा। चलो सर, एफबीडी वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन आपने सीओएमई से यहां पे स्पीड क्यों निकाला? सीओएमई से स्पीड इसलिए निकाला क्योंकि जब मैं एफबीडी बनाऊंगा तो मान ली इसका स्पीड है v और ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²r। तो जब मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²r लिखूंगा तो वहां पे v² की जरूरत पड़ेगी, और मुझे यहां पे v नहीं पता, मैंने यहां से ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, ऑब्जेक्ट भागता हुआ यहां पे पहुंचा है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी वो मैंने सीओएमई से लगा के निकाला है। अब सीओएमई मुझे स्पीड बता देगा, जब मैं एफबीडी बनाऊंगा तो ये आंसर आ जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 इज योर करेक्ट आंसर। हाँ, लेंदी है लेकिन बढ़िया सवाल है। और उससे भी बढ़िया सवाल मैं एक और लेके आया हूं, बहुत ही जोरदार। मान लो ये कैपिटल एम मास है, कैपिटल एम मास की वैल्यू भी बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल एम मास है बेटा 10 केजी का, चल 10 केजी का एक ब्लॉक है, अच्छे से देख ले, 10 केजी का एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने ग्राउंड पे रख दिया, उससे एक रस्सी बांधा, और रस्सी को यहां से बांधा, और रस्सी को इस पुल्ली से होते हुए इधर एक स्प्रिंग से अटैच किया, और यहां पे हुक लगा है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और पुल्ली यहां पे कनेक्टेड है। फाइंड मास ऑफ ब्लॉक M हैड टू हैंग सो दैट M विल लूज इट्स कांटेक्ट, है ना, या पुल अप दिस ऑब्जेक्ट। यहां पे एक छोटा सा स्मॉल m का मास में अटैच करना चाहता हूं। इस स्मॉल m वाले ब्लॉक का मास कितना होना चाहिए? हुक कैसा लगेगा इसमें? हुक कुछ ऐसा लगेगा ना, ताकि दोनों फंस जाए, ऐसा। इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि मैं इसको यहां पे लगा के छोड़ दूं तो इसको जस्ट ऊपर उठा ले? क्या करे? जस्ट ऊपर उठा ले। बताइए, इस स्मॉल एम मास का वैल्यू कितना हो कि स्प्रिंग से जब मैं इसको यहां पे कनेक्ट करूं तो जस्ट इसको ऊपर उठा ले, इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ठीक है, सनसन का सबसे पहला जवाब आया, इसने नाम तो बड़ा अजीब रखा है लेकिन आंसर सही बता रहा है ये, सुमन खान। गलत बेटा, आलिबा 11 केजी। अरे जितना बुद्धि है उतने से काम चल जाता तो क्या बात था। सनसन का जवाब सही है, 5 केजी इज योर करेक्ट आंसर। स्मॉल एम ग्रेटर देन कैपिटल एम, 10 केजी से ज्यादा। सर 10 केजी से थोड़ा ज्यादा, 10.2 डबल। स्मॉल एम कैपिटल एम से ज्यादा ही होना चाहिए। ये सनसन का कौन है? ये सनसन, उसका जवाब सही था बस। उमेश ठाकुर का जवाब सही है, ये कल भी जवाब सही दे रहा था। पिंकी गुप्ता का भी जवाब सही है, रितिका रावत का भी जवाब सही है। 5 केजी इज योर करेक्ट आंसर। सर 5 केजी से उठ जाएगा? हाँ, आ दिखाता हूं कैसे। सुन, यहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग की वजह से ऐसा होगा। कैसे होगा देखो, जब तुम यहां पे स्मॉल एम मास को अटैच करोगे, यहां पे स्मॉल एम मास को अटैच करोगे, है ना, और इसको अटैच करके सडनली रिलीज कर दो। सडनली क्या कर दो? रिलीज कर दो।
जब आप सडनली रिलीज करोगे तो होगा क्या, यहां पे देखना, मैं फिर से डायग्राम बना देता हूं, देखो ये है तुम्हारा 10 kg का ऑब्जेक्ट। बहुत ही जोरदार सवाल है बेटा मजे आ जाते इसको सॉल्व करने में। यहां पे स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और ये यहां पे फिक्स्ड है। अब होगा क्या, जैसे यहां पे स्मॉल एम मास को अटैच करके आप रिलीज करोगे, यहां से क्या करोगे, रिलीज कर दोगे, तो ये भागता हुआ यहां से जैसे रिलीज करोगे तो अपने वेट की वजह से ये नीचे की तरफ भागेगा, स्प्रिंग इलोंगेट होगा, है ना। तो मैं यहां पे डॉटेड बना देता हूं कि ये इनिशियल कंडीशन था। फाइनल क्या हो जाएगा कि ये स्प्रिंग इलोंगेट होके कहीं यहां पे पहुंचेगा, ये इनिशियल था और ये फाइनल है। जब आप यहां पे हुक से स्मॉल एम मास का अटैच करके, ऑब्जेक्ट को अटैच करके छोड़ोगे तो अपने मास की वजह से इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से नीचे खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये नीचे खींचेगा। तो सर नीचे खींचे कितना जाएगा, तो सडनली वाला केस है, आप सीओमी अप्लाई करिए। आप यहां पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को क्या एज्यूम कर लीजिए, 0 एज्यूम कर लीजिए। तो यहां पे आप लिखिए सीओएमई लगाइए। बताइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहीं पे जब आप सडनली रिलीज करोगे तो स्पीड 0 था, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, तो यहीं पे रेफरेंस मान लिया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। और स्प्रिंग भी अभी अपने मीन पोजीशन में, स्प्रिंग तो इलोंगेटेड है ही नहीं क्योंकि अभी अभी मास अटैच करके मैंने छोड़ा है, तो इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। फाइनली मान लीजिए कि एक्स लेंथ यहां से यहां तक आया है, कितना लेंथ आया, एक्स लेंथ आया, तो ये हो जाएगा -mgx प्लस मैक्सिमम इलोंगेशन पे इसकी स्पीड फिर से 0, तो काइनेटिक 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का हो जाएगा ½ kx², अगर x इलोंगेशन हुआ है तो -mgx इधर आ जाएगा। ये मैंने कल भी कराया था आपको, मैं डायरेक्ट भी रिलेशन यूज कर सकता था लेकिन मैंने सॉल्व कर दिया, सॉरी, x से ही x कटेगा तो x = आ जाएगा 2mg/k। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा, 2mg/k। तो इस स्प्रिंग में अचानक से इलोंगेशन कितना होगा, 2mg/k। तो यहां पे स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, और जितना यहां पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा बेटा उतना ही यहां पे टेंशन होगा, तो इस टेंशन की वैल्यू स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगी। तो यहां पे आप लिख सकते हैं ऊपर की तरफ जो टेंशन होगा, ऊपर की तरफ जो टेंशन होगा वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, k × x। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, k × x। ठीक है सर, x की वैल्यू कितनी है सर, x की वैल्यू 2mg/k, तो यहां पर रखो 2mg/k, तो ये आ जाएगा आपका k × 2mg/k, k से k कैंसिल। और बेटा ऊपर लगेगा नॉर्मल और नीचे लगेगा इसका कैपिटल mg। आप कहते हो कि कांटेक्ट लूज कर दे तो नॉर्मल हो जाएगा 0, तो ऊपर जितना स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा वो कैपिटल mg के बराबर आ जाना चाहिए, तो कैपिटल mg के बराबर आ गया, g से g कैंसिल होगा, तो कैपिटल m बराबर आ गया 2m, तो स्मॉल m बराबर आ जाएगा कैपिटल m/2। क्या अगर कैपिटल m की वैल्यू 10 kg है तो ये आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5 kg। अब यहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, इस सवाल को पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। तो सर क्या जरूरत थी, जरूरत यह थी कि आपको बोला है कि मिनिमम मास में यहां पे कितना अटैच करो, फाइंड मिनिमम मास, है ना, इसमें ये भी लिख दो, नहीं तो मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। फाइंड मिनिमम मास ऑफ ब्लॉक M हैव टू हैंग, यहां पे M मास को मैं कितना हैंग करूं कि अचानक से इसको ऊपर उठा दे। तो देखो मिनिमम मास के लिए आप क्या करेंगे, यहां पे मास को अटैच करके छोड़ेंगे, तो इस मास पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg = kx नहीं होगा, सडनली रिलीज करोगे तो ये दुगना काम कर लेगा, है ना, तो अपने 2mg के बराबर स्प्रिंग को इलोंगेट कर देगा। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा 2mg और नीचे की तरफ लगेगा mg, कांटेक्ट लूज कर दे तो नॉर्मल 0, मतलब साफ है कि यह अपने क्षमता से डबल वर्क कर लेगा जब आराम से स्प्रिंग से लगा के आप छोड़ दोगे। तो समझ आया, कल जो मैंने समझाया था उसी कंसेप्ट से ये सॉल्व हो रहा है। टेंशन न्यूटन्स लॉ का केस नहीं ले सकते क्या, नहीं ये नीट का क्वेश्चन नहीं है, आ जाएंगे कुछ उछलने के, सर नीट का सवाल नहीं तो क्यों करा दिया, इसलिए करा दिया क्योंकि आप यहां से डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हो कि स्प्रिंग लगे होने की वजह से, कंजर्वेटिव फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, जो मास अटैच किया अपने क्षमता से डबल इलोंगेट कर गया। यहां पे मैंने आपको समझाया था, यहां से समझाया था कि अगर आप स्प्रिंग अटैच करके छोड़ दोगे, सडनली छोड़ दोगे तो अपनी क्षमता से डबल इलोंगेशन करेगा, और धीरे धीरे छोड़ोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे तो धीरे धीरे छोड़ने पे mg = kx होगा। अचानक से छोड़ दोगे तो अपनी क्षमता से डबल इलोंगेशन करेगा। ये समझ आया था, हाँ सर ये तो आया था,
स्लोली स्लोली सडनली बताइएगा क्या? बिना क्लास किए आ जाते हो क्या? बिना क्लास किए आ जाते हो क्या? पिछले क्लास में मैंने बताया था कि स्प्रिंग से जब भी कोई मास को अटैच करते हैं, क्या यार बकलोल हो तुम, कुछ नहीं समझ आता है, मैं ही पागल हूं जो सवाल अच्छा लेके आ जाता हूं तुम्हारे लिए। देख यहां पे अटैच करके अगर मैं धीरे धीरे रिलीज करूंगा ना, स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग हो, तो बेटा स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग हो सवाल जो कराया वो तो समझने की तो नहीं औकात है नहीं। स्प्रिंग की जगह अगर स्ट्रिंग होगा तो 10 केजी के ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, कॉन्टैक्ट लूज करने के लिए यहां पे 10 केजी ही लगाएंगे, है ना। स्प्रिंग नहीं है, स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स होता है। स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव नहीं होता है। स्प्रिंग में जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है, लेकिन स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। तो टेंशन अगर हो, सिर्फ स्प्रिंग हो तो आधा मास की जरूरत पड़ेगी, और स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग तुमने स्ट्रिंग की तरह ही सोचा था। तुमने किसकी तरह सोचा? स्ट्रिंग की तरह। इफ स्प्रिंग इज नॉट देयर, ओनली स्ट्रिंग, देन एम मिनिमम इज इक्वल टू कैपिटल एम होगा। लेकिन स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव होता है, और उसके कंजर्वेटिव होने की वजह से क्या होता है बेटा? कंजर्वेटिव होने की वजह से होता क्या है कि अपनी क्षमता से डबल इलोंगेशन कर देता है। ये मास होता है अपनी क्षमता से डबल इलोंगेशन कर देता है। तो आप ये सवाल ना करें, आप ये कर दें कि सडनली छोड़ने पे यहां पे जो इलोंगेशन होगा, अगर मैं सडनली रिलीज करूंगा देन इलोंगेशन इन स्प्रिंग, ये मैंने लास्ट लेक्चर में करा दिया था, अभी भी करा दिया है। देन इलोंगेशन इन स्प्रिंग x बराबर होगा 2mg/k। ये बता समझ आया कि नहीं है? स्प्रिंग में जो इलोंगेशन होगा वो होगा 2mg/k। ये बता समझ आया कि नहीं है? ये तो आसान है ना, ये तो आसान है ना, ये तो मैंने कल बताया था, इस पे कोई डाउट नहीं है। सर अगर ये फोर्स लग रहा, ये इतना इलोंगेशन हो रहा, तो पक्की बात है ऊपर जो टेंशन फोर्स लगेगा, ऊपर जो टेंशन होगा वो mg के बराबर आना चाहिए, और टेंशन स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। तो k इंटू एक्स बराबर mg। x की वैल्यू है 2mg/k, x की वैल्यू है 2mg/k, तो यहां पे x की जगह पे रख दो 2mg/k इज इक्वल टू कैपिटल mg। तो k से k कटेगा, g से g कटेगा, कैपिटल स्मॉल m बराबर कैपिटल m/2 आ जाएगा, स्मॉल m बराबर कैपिटल m/2 आएगा। एक्चुअली में मैंने अप्रोच ही गलत ले लिया था, मुझे दोबारा से ड्राइव नहीं कराना चाहिए था। तुम्हें लगा कि सवाल बहुत भयंकर है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं सडनली रिलीज करूंगा देन इलोंगेशन इन स्प्रिंग विल बी 2mg/k। ये तो तुम जानते हो। मुझे यहीं से शुरू करना चाहिए था, मुझे ड्राइव कराना ही नहीं चाहिए था। अब आ गया, हाँ अब आ गया, अब गर्दा हो गया, बहुत सही, एकदम राम लालो एकदम ही राम लालो। तो ये याद रखना, हालांकि ये याद रखना है कि सडनली रिलीज करने पे इलोंगेशन होता है 2mg/k एंड स्लोली रिलीज करने पे इलोंगेशन होता है mg/k। यहां पे स्प्रिंग होते हुए अगर मैं स्लोली रिलीज करता, यहां पे स्प्रिंग होते हुए अगर मैं स्लोली रिलीज करता तो भी आंसर आता है स्मॉल m बराबर कैपिटल m, है ना। तो ये भी लिख लो, चलो अपनी लेवल की बात कर ही देते हो तुम। इफ स्प्रिंग इज नॉट देयर ओनली स्ट्रिंग, देन ये आंसर होगा। और अगर स्प्रिंग है भी और स्लोली रिलीज करूं, अगर स्प्रिंग है, स्प्रिंग इज प्रेजेंट बट स्मॉल m इज स्लोली रिलीज्ड, तो स्लोली रिलीज करने पे इलोंगेशन होगा mg/k और वो आ जाएगा mg/k बराबर mg। तो ऑब्वियस सी बात है स्मॉल m बराबर कैपिटल m आएगा। ये भी बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, हालांकि डाउट अगर तुम रामलाल टाइप पूछ देते हो तो अच्छा ही है, ज्यादा अच्छे से क्लियर विजुअलाइज हो जाता है ना। रामलाल टाइप जब तुम सवाल पूछते हो तो असल में फिजिक्स और खुल के तुम्हारे सामने आता है ना। तो ध्यान से देखो, स्प्रिंग इज प्रेजेंट बट m इज स्लोली रिलीज्ड स्लोली रिलीज्ड, उस केस में भी स्मॉल m बराबर कैपिटल M ही आएगा। हां, और स्लोली वाला मैंने कल तुम्हें बढ़िया से बता दिया था, स्लोली वाला भी ड्राइव करके बता दिया था और सडनली वाला भी ड्राइव करके बता दिया था। समझ आ गया? अब अगर जोरदार समझ आ गया तो बता दो, क्योंकि अब हमने हर एंगल से तुम्हें निकाल के दिखा दिया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बहुत बढ़िया।
potential energy of a particle of mass 1 kg moving along x axis given by this. पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जो x एक्सिस में मूव कर रहा है वो ये दिया हुआ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स. इफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज 2 जूल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 2 जूल, देन फाइंड इट्स मैक्सिमम स्पीड. सुनिएगा ध्यान से. हम जानते हैं कि और कहीं पे कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है. और इसने बोला है कि मैकेनिकल एनर्जी 2 जूल है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी 2 जूल फिक्स है. और मैक्सिमम स्पीड पूछा है. अगर मैकेनिकल एनर्जी फिक्स है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तभी स्पीड मैक्सिमम होगा. हां, तो ये काइनेटिक एनर्जी को आप कर दीजिए मैक्सिमम. अब साहब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा? जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम. देखो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम होता है मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी बेटा फिक्स्ड है, कांस्टेंट है. मैकेनिकल एनर्जी क्या है? फिक्स्ड है, कांस्टेंट है. मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है. मैकेनिकल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है. और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम मैकेनिकल होता है. तुमसे पोटेंशियल एनर्जी ये बता दिया u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, और पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्पीड बताओ. जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा और दोनों का सम मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है. लेकिन सर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम क्या होगा? वो तो ये दिया हुआ है. तो ये अगर u है तो u का मिनिमम वैल्यू में निकालना पड़ेगा. u विल बी मिनिमम, u विल बी मिनिमम व्हेन du by dx विल बी 0. तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा. du by dx इज इक्वल टू 0 रखना होगा. जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x बाई 2 माइनस 1 है ना. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का डिफरेंशिएशन 1. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 1 आ गया. x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 1 पे u मिनिमम होगा. आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, सर आपको कैसे पता u मिनिमम ही होगा? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता u मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा. लेकिन जब सवाल इस तरह की पूछा है और इसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम की जरूरत है तो पक्की बात है कि x इज इक्वल टू 1 पे u मिनिमम ही होगा. क्यों? क्योंकि एक ही जगह स्लोप 0 है. ड्यू बाई dx जहां पे 0 होता है वहां पे मिनिमा मैक्सिमा कुछ भी हो सकता है. अब एक ही जगह पे स्लोप 0 आया है और सवाल में मिनिमा की जरूरत है, मतलब ये मिनिमा ही होगा. तो सर यहां पे मिनिमा होगा तो u मिनिमा कहां पे आ रहा है? u मिनिमा आ रहा है जब x को हम 1 पुट करेंगे. तो x को 1 पुट करिए, यहां पे 1 पुट करेंगे तो ये होगा 1 बाई 2 माइनस 1. यह आ जाएगा आपका 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2. अब यहां पे माइनस 1 बाई 2 आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया. काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम को लिखेंगे हाफ m v मैक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2. माइनस 1 बाई 2 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा तेरा 5 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2. मास बोलो क्या है इस पार्टिकल का? 1 इंटू वी स्क्वायर. 2 से 2 कैंसिल होगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा √5 मीटर पर सेकेंड. v इज इक्वल टू होगा √5 मीटर पर सेकेंड. हाँ, आस्था कह रही कि सर पहले वाले सवाल में कहां लिखा था सडनली रिलीज. देखो बेटा सडनली रिलीज करने पे ना इलोंगेशन 2mg/k होगा. इलोंगेशन जितना ज्यादा होगा स्प्रिंग फोर्स उतना ज्यादा होगा तो उठाना आसान होगा. और सवाल में मिनिमम मैंने इसलिए ऐड कर दिया था, है ना. मैं समझ गया था आप ऐसे सवाल पूछ सकते हैं ना, तेरे जैसे बकलोल को पढ़ाने की एक्सपीरियंस बहुत है मुझे. मिनिमम मास की जरूरत कब पड़ेगी? जब हम सडनली रिलीज करेंगे, है ना. तो ये बाय डिफॉल्ट हमें वहां पे समझना था. सडनली रिलीज करेंगे तो मिनिमम मास की जरूरत पड़ेगी, और मिनिमम मास की जरूरत पड़े इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सडनली रिलीज करना पड़ेगा. अब देखिए बता, फटाफट बताइए. u मिनिमम इज इक्वल टू √5 मीटर पर सेकेंड. क्या आपको जोरदार तरीके से अच्छे से समझ आया? √5 मीटर पर सेकेंड समझ आया? बेटा ये बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल था, बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल सवाल है. आप आराम से देख लीजिए. देखिए बेटा हमें पोटेंशियल एनर्जी दे दिया और मैकेनिकल एनर्जी दे दिया, तो हम जानते हैं. देखो मतलब सवाल देखना तुम्हें पढ़ के मजा सा आएगा, थोड़ा सा मतलब अलग सा फील आएगा. अलग सा फील आएगा. क्या अलग सा फील आएगा? देखो potential energy of a particle of mass 1 kg moving along x axis given by this. मतलब हमें पोटेंशियल एनर्जी x के फंक्शन में दे दिया, ठीक है. टोटल मैकेनिकल एनर्जी दे दिया और पूछ रहा है मैक्सिमम स्पीड. मैक्सिमम स्पीड तो काइनेटिक एनर्जी से आएगा. एक बच्चा बोला सर ये PYQ है क्या? अरे दादा जीवन भर PYQ करेगा क्या? PYQ तो लास्ट में किया जाता है सर, स्टार्टिंग में भी करेंगे. हाँ करेंगे. PYQ तो मिनिमम लेवल है, उससे थोड़ा ऊपर उठ.
थोड़ा सा संघर्ष कर, फिजिक्स में दिमाग चला, ये सब जरूरी है। सुन अब ध्यान से, सवाल कितना जोरदार है देखना। तुम्हें बताया पोटेंशियल एनर्जी, वो भी एक्स के फंक्शन में, मतलब वो वेरिएबल पोटेंशियल एनर्जी। तुम्हें बताया मैकेनिकल एनर्जी फिक्स्ड, और तुमसे पूछ रहा स्पीड, स्पीड काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होगा। स्पीड मतलब काइनेटिक एनर्जी, पूछ काइनेटिक रहा है, बताया मैकेनिकल, और पोटेंशियल वो भी वेरिएबल। अब मैकेनिकल एनर्जी तो फिक्स है 2 जूल। सर आपको कैसे पता फिक्स है? 2 तो कांस्टेंट ही हुआ ना, ऐसा थोड़ी कि 2t है या 2x है, 2 है कांस्टेंट है। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट, तो काइनेटिक स्पीड तभी मैक्सिमम होगी जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी तभी मैक्सिमम होगी जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। अब पोटेंशियल मिनिमम होगा कहां? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले du by dx को 0 पुट करेंगे, वहां से पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी x इज इक्वल टू 1 पे मिनिमम या मैक्सिमम होगा। अब एक ही जगह पे मिनिमम स्लोप 0 हो रहा, मतलब वहां पे मिनिमम ही होगा, क्योंकि सवाल सॉल्व करने के लिए मिनिमम की जरूरत पड़ रही। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो एक बहुत आसान सवाल आ गया बीच में, लेकिन मैंने सोचा चलो आ गया तो करा देते हैं। पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg is subjected to a force which varies with distance as shown in a figure, मतलब वेरिएबल फोर्स है। starts its journey from rest at x is equal to 0, मतलब x is equal to 0 पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। देन इट्स वेलोसिटी एट x is equal to 12 मीटर, x is equal to 12 मीटर पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना? ये सवाल पूछा है। एक बार देखते हैं आप कैसे करेंगे सवाल को, आपका अप्रोच देखना है मुझे। एक बार मैं आपका अप्रोच देखना चाहता हूं, एक बार सवाल सॉल्व करके बताइए तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डी बता रहे हैं सारे बच्चे। हम देखो बेटा, फोर्स ऑन एक्स का ग्राफ का जो एरिया होता है वर्क को बता देगा। एरिया किसको बता देगा? वर्क को बता देगा। एंड वर्क इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी इनिशियल वी फाइनल का होल स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो इसका एरिया निकाल के बस रख दो। ये बेस तुम्हारा 4 हो गया, हाइट हो गया तुम्हारा 10, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20 प्लस यहां से यहां तक देखो 4 से 8 तक हो गया तुम्हारा 4 40 प्लस ये हो गया तुम्हारा फिर से 20 इज इक्वल टू हाफ मास हो गया तेरा 1/10 इंटू वी फाइनल का होल स्क्वायर। तो 20 20 40 40 80 80 800 1600 वी फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1600 इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज किया, बहुत बढ़िया, है ना? तो मिक्स सवाल होने चाहिए, थोड़े से मिक्स सवाल भी होने चाहिए, मिक्स सवाल भी होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका पोटेंशियल एनर्जी यू वर्सेस एक्स ग्राफ का थोड़ा सा कंसेप्ट। देखो बेटा, मान लो कि मैंने u वर्सेस x ग्राफ कुछ ऐसा बनाया, ऐसा ग्राफ बनाया, और मैंने 3 पॉइंट चूज किए जहां पे इस पार्टिकल को रख दिया। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने a, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने b, और इस पॉइंट का नाम दे दिया c। आप बताइए पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे कहां पे है? a पे, b पे, c पे, या एक पार्टिकल बीच में नाम दे दो तो ऐसे d और नाम दे दो तो e, है ना? तो इक्विलिब्रियम कहां पे? इक्विलिब्रियम कहां पे? इक्विलिब्रियम कहां पे है? इक्विलिब्रियम इज एट, इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं जहां पे नेट फोर्स क्या हो जाए पार्टिकल का 0। तो 0 फोर्स कहां पे लग रहा है? तो सर ये तो बड़ा आसान है कि सर आप बोलेंगे F इज इक्वल टू होता है माइनस ड्यू बाई डी आर। अब ये U वर्सेस R ग्राफ है, U वर्सेस R ग्राफ का स्लोप होगा ड्यू बाई डी आर, और उसी स्लोप के निगेटिव वैल्यू को हम फोर्स कहते हैं। अगर स्लोप 0, ये ड्यू बाई डी आर मतलब स्लोप, स्लोप कहां पे 0? जहां पे रेखा लेट जाएगी वहां पे स्लोप 0 होगा। तो स्लोप जहां पे 0 हो जाएगा, फोर्स वहां पे 0 हो जाएगा, और जहां पे फोर्स 0 मतलब पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, फोर्स 0 मतलब पार्टिकल इक्विलिब्रियम में। तो यहां पे भी नेट फोर्स 0 आ रहा है, यहां पे 0 आ रहा है, यहां पे 0 आ रहा है। तो आप कहेंगे इक्विलिब्रियम एट ए बी एंड सी, इक्विलिब्रियम एट ए बी एंड सी, ए बी सी, है ना? ए बी सी, बहुत बढ़िया। बच्चा कह रहा है बी पे, बेटा बी पे स्लोप 0 है, यहां पे तो स्लोप 0 है, और सी पे भी तो स्लोप 0 है। अब हम बात करते हैं ए के बारे में। एट ए फोर्स मतलब माइनस ड्यू बाई डी आर इज इक्वल टू 0, और बी पे बात करेंगे
बी पे भी ध्यान से देखिए, एफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, बी पे भी स्लोप जीरो है, मतलब फोर्स जीरो है, तो इक्विलिब्रियम आ गया। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? सर स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब यह है बेटा कि यहां से अगर ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर ले जाऊं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये अपने बढ़े हुए पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना चाहेगा? कम करना चाहेगा, मतलब वापस आएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट नेचुरली अपने पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना चाहता है? कम करना चाहता है। थोड़ा सा 2 मिनट रुक के सुनना। कोई भी ऑब्जेक्ट नेचुरली अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना चाहता है? कम करना चाहता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए वो वापस जाएगा, क्योंकि जहां बी से अगर ऑब्जेक्ट को तो आप ऊपर ले जाए तो भाग के नीचे आएगा अपना पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए। ठीक है। और सर अगर मैं और इसी ऑब्जेक्ट को उठा के यहां रख दूं तो क्या होगा? ये भी भाग के नीचे जाएगा अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए। मतलब बी पे है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू आर, है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर स्टेबल इक्विलिब्रियम पे लिए मतलब मिनिमा पे ही स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और मिनिमा पे डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। मिनिमा पे डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि मिनिमा पे ग्राफ है हंसता हुआ, और ग्राफ तभी हंसता हुआ होगा जब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और ग्राफ जब हंसता हुआ होगा तो स्लोप कंटिन्यूअसली बढ़ेगा, और स्लोप बढ़ेगा तो डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर आप यहां पे देखें ए पे, तो ए पे होगा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है? तो बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि अगर ए को पार्टिकल को यहां से उठाकर थोड़ा आगे ले जाओगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और कम करना चाहेगा तो वापस भाग जाएगा और यहां से उठा के यहां रखोगे, पोटेंशियल एनर्जी और कम करना चाहेगा, वापस भागेगा। ऐसा होता है किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप मौका दोगे ना कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा लो या कम कर लो, तो वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहेगा। मैंने आपको बताया था कोई भी ऑब्जेक्ट नेचुरली अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहता है। तो आप याद रखिएगा यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 बातें कि मैक्सिमा पे डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर मैक्सिमा पे डबल डिफरेंशिएशन होता है निगेटिव, और मैक्सिमा पे ये ग्राफ रोता हुआ है, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो मैक्सिमा पे होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और मिनिमा पे होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। सर सी पे क्या होगा? तो सी पे देखिए यहां पे स्लोप जीरो है, मतलब तो डी बाई डी आर जीरो है, और ये स्लोप कभी चेंज भी नहीं हो रहा, कंटिन्यूअसली स्लोप जीरो ही है। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन भी क्या होगा? जीरो ही होगा। कहां पे? सी पे। तो इसको कहते हैं हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसको क्या कह देते हैं हम? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो बताइए मैक्सिमा पे क्या होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वहां पे डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? निगेटिव। मिनिमा पे क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, वहां पे डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या ये बहुत आसान बात है? हाँ, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है। अब यहां पे सवाल देखिए, u वर्सेस x का ग्राफ है। द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी u ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग x एक्सिस वेरीज विद इट्स पोजीशन एज शोन इन फिगर। द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट एट। बॉडी कहां पे इक्विलिब्रियम में है? बॉडी कहां पे इक्विलिब्रियम में है? बताइए फटाफट। इस सवाल को बढ़िया से सॉल्व करिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। बॉडी इक्विलिब्रियम में कहां पे है? हाँ, इक्विलिब्रियम पे कहां पे है? तो कई बार बच्चे गलती से जवाब देते हैं सर ए और सी। नहीं, ए और सी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो का मतलब ये नहीं है कि स्लोप जीरो होगा। स्लोप जहां पे जीरो होगा यू एक्स ग्राफ का, वहीं पे फोर्स जीरो होगा। देखिए बेटा फिर समझिए, फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस ड्यू बाई डी आर। सिंपल फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस ड्यू बाई डी आर। आप यहां पे देखिए ध्यान से, स्लोप बी पे जीरो है, आप आंसर देंगे बी इज योर करेक्ट आंसर, है ना। तो यूएक्स ग्राफ में बी, यस बी, हाँ बी यूएक्स ग्राफ में जहां पे स्लोप जीरो है वहीं पे फोर्स जीरो होता है, और इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है कि क्या हो जाए? फोर्स जीरो हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, f इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। एक मिनट रुक जाओ, इससे पहले एक सवाल मुझे सॉल्व करने दो। अगर मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूं, ये बेटा fx ग्राफ, ये मैंने ग्राफ बनाया, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम एट
ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम एट, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे कहां पे होगा, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे कहां होगा, ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम एट, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज कैपिटल ए, ऑप्शन नंबर बी इज कैपिटल बी, ऑप्शन नंबर सी इज कैपिटल सी। बताइए ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे कहां पे है, इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्स जीरो। कई बच्चे लगातार कह रहे हैं सर बी पे, बहुत बड़े चोमू हो बे तुम। कौन कह रहा है, अभय, सिप्रा, बकलोल बेटा ये फोर्स है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्या है, फोर्स है। फोर्स और एक्स का ग्राफ बनाया है, अच्छा या आर बोल दो ना, फोर्स और आर का ग्राफ बनाया, यू नहीं है भाई साहब। अरे यार शर्म आ गया जवाब देख के एकदम। अभी भी लिखे जा रहा है बी, पक। कौन है ये बी लिखने वाले, आदित्य। अरे यार अंधा होके पढ़ते हो क्या फिजिक्स, तुम्हारे औकात ही नहीं है फिजिक्स पढ़ने की, बायोलॉजी पढ़ लिया कर तुम। ये एफ आर है और ये यू आर है, दोनों में फर्क है। ये पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन बताएगा आर के रिस्पेक्ट में। यहां पे फोर्स देखने के लिए आप देखेंगे कि एफ बराबर होता है माइनस डी यू बाई डी आर, तो इस ग्राफ का स्लोप फोर्स को बताएगा। लेकिन जब आप यहां पे फोर्स और आर ग्राफ बनाएंगे तो फोर्स और आर ग्राफ खुद फोर्स को बता रहा, तो इक्विलिब्रियम वहीं पे होगा जहां पे फोर्स जीरो होगा। फोर्स कहां पे जीरो होगा, तो वाई एक्सिस हमने फोर्स को रिप्रेजेंट किया वाई एक्सिस पे, तो वाई कोऑर्डिनेट जहां पे जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट कहां पे जीरो होगा, ए पे और सी पे। तो आपका जवाब होगा ए और सी, बी इज योर रॉन्ग आंसर। अब सवाल उठता है कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पे होगा। ए और सी पे इक्विलिब्रियम तो है, एट ए इक्विलिब्रियम है, क्योंकि नेट फोर्स ए पर क्या है, जीरो। तो आप कह दीजिए कि इक्विलिब्रियम है। लेकिन स्टेबल और अनस्टेबल की बात कैसे करेंगे, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये कैसे बात करेंगे। तो स्टेबल अनस्टेबल देखने के लिए आप एक बात बताइए, आप रिलेशन जानते हैं एफ इज इक्वल टू होता है माइनस डी यू बाई डी आर, हाँ होता है। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसी को एक बार और कीजिए डिफरेंशिएट, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो यह आ जाएगा डी एफ बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू आर। और आप जानते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डबल डिफरेंशिएशन मिनिमा होना चाहिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए यूआर ग्राफ में क्या बनना चाहिए, मिनिमा। यूआर ग्राफ में मिनिमा मतलब डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये वाला पूरा टर्म स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, बताओ बेटा। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डबल डिफरेंशिएशन u विथ रिस्पेक्ट टू r क्या होना चाहिए, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मिनिमा पे होता है जिसमें डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू r पॉजिटिव आया है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो ये टर्म होना चाहिए पॉजिटिव, माइनस और ये पॉजिटिव। तो नेट df बाई dr क्या आ गया, df बाई dr आ गया आपका निगेटिव। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आपका df बाई dr मतलब fr ग्राफ का स्लोप आना चाहिए निगेटिव, और fr ग्राफ का स्लोप निगेटिव कहां पे है, a पे है। तो आपका आंसर आएगा a पे बनेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। स्लोप निगेटिव कहां है, देखो ना तुम, a पे निगेटिव स्लोप है या c पे निगेटिव स्लोप है, निगेटिव स्लोप कहां पे है, निगेटिव स्लोप a पर है। अरे भाई एक फॉर्मूले का माइनस देख, f बराबर होता है माइनस डी बाई डी आर, एफ बराबर होता है माइनस डी यू बाई डी आर, इसको डबल डिफरेंशिएशन किया तो ये बना डी एफ बाई डी आर, और डी यू बाई डी आर का यहां पे आ गया डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि एक बार डबल डिफरेंशिएशन किया। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका पॉजिटिव, क्योंकि मिनिमा पे स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है ये पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो डी एफ बाई डी आर माइनस आ रहा है, मतलब एफ आर ग्राफ का ये स्लोप है। क्या है ये स्लोप है, किसका स्लोप, किसका है, एफ आर ग्राफ का स्लोप है। ये किसका स्लोप है, ये एफ आर ग्राफ का स्लोप है। तो एफ आर ग्राफ का स्लोप जहां पे निगेटिव होगा वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। क्रिस्टल क्लियर। चलो इसका एक दूसरा एमआर स्टार बता देता हूं ये तो था बेसिक मेथड, दूसरा एमआर स्टार बताता हूं। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वहीं पे होगा जहां पे फोर्स का नेचर होगा, फोर्स का नेचर होगा रीस्टोरिंग, नेचर रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग का मतलब हो गया कि x को अगर आप पॉजिटिव रखोगे तो फोर्स पीछे निगेटिव लगना चाहिए, और x को अगर आप निगेटिव रखोगे तो फोर्स पॉजिटिव लगना चाहिए। इसको कहते हैं आप रीस्टोरिंग नेचर, इसको कहते हैं आप रीस्टोरिंग नेचर। जैसे किसी मीन पोजीशन से x को आप बढ़ाओगे, है ना, आगे ले जाओ,
तो फोर्स पीछे लगना चाहिए, और पीछे ले आओ तो फोर्स आगे लगना चाहिए। इसको कहते हैं रीस्टोरिंग नेचर। ठीक है, सी पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। हाँ, अब मान लो यहां पे तो फोर्स जीरो है। अब जब तुम आर को आगे बढ़ा रहे हो, आर को इंक्रीज कर रहे हो, तो फोर्स निगेटिव हो गया। मतलब यहां से जब आप पोजीशन को बढ़ा के आगे ले जाओगे, देखो यहां ले जाओगे तो ये नीचे कोऑर्डिनेट में आ गया, वाई एक्सिस पे फोर्स है, निगेटिव वाई में आ गया, यहां पे फोर्स निगेटिव होगा। यहां पे फोर्स का नेचर बोलो कैसा होगा, फोर्स निगेटिव होगा। आर पॉजिटिव तो फोर्स निगेटिव, मतलब वापस ले जाएगा। और यहां पे आर को अगर कम करो, पीछे लाओ ऑब्जेक्ट को, तो फोर्स आगे लग रहा, मतलब फोर्स पॉजिटिव है। ठीक है, और देखो मान लो यहां से ऑब्जेक्ट को मैं आगे ले जाऊं, तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स क्या है सर, जीरो है। आर को मैं बढ़ा रहा हूं तो फोर्स भी पॉजिटिव लग रहा है, मतलब जिधर आर उधर ही फोर्स। यहां पे कहीं पे इक्विलिब्रियम है, इस आर नॉट पे फोर्स जीरो लग रहा, वहां से आर को बढ़ा के आप आगे ले जाओगे तो फोर्स आगे ही लग रहा पॉजिटिव में, और वहां से कम करोगे, पीछे आओगे मतलब आर कम हो रहा है, यहां से पीछे आओगे मतलब आर क्या हो रहा, कम हो रहा। आर कम करोगे तो फोर्स निगेटिव लग रहा, मतलब वहां से पीछे जाओगे तो फोर्स निगेटिव लग रहा। तो यहां से फोर्स जो है वो भगा रहा है वहां से। समझ में आया कि नहीं है? यहां पे आर बढ़ाओगे तो फोर्स पॉजिटिव, आर कम करोगे तो फोर्स निगेटिव। यहां से देखो बेटा अच्छे से, होप सो तुम्हें ये थोड़ा समझ आया होगा। ये सब मिटा देता हूं मैं, है ना, ज्यादा खराब नहीं करना, अच्छे से समझाता हूं। देखो सुनो अच्छे से, देखो व्हाइट कलर लेता हूं। देखो यहां पे नेट फोर्स बोलो क्या है सर, यहां पे नेट फोर्स जीरो है। अगर मैं आगे जा रहा हूं मतलब आर बढ़ रहा है, पोजीशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इधर आगे जाऊंगा तो पोजीशन बढ़ेगा। अब यहां पे पोजीशन बढ़ाया, यहां पे ये पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा, यहां पे देखो ढंग से, सॉरी फोर्स मिल रहा है। ये फोर्स कैसा है सर, फोर्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि आगे लग रहा फोर्स। पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स के लिए डायरेक्शन बताते हैं। तो तुम इस पोजीशन से आगे जाओगे, फोर्स पॉजिटिव में मतलब आगे ही लग रहा है, तो इसको भगा देगा। तुम पीछे आओगे, यहां से पीछे आओगे तो फोर्स निगेटिव में लग रहा, निगेटिव का मतलब होता है पीछे लग रहा, पीछे लग रहा तो यहां से भगा देगा। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम तो होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो आपको दोनों तरीके से मैं कितने अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां से आर को कम करके पीछे ला रहा हूं, मैंने पीछे आया तो यहां पे फोर्स पॉजिटिव लग रहा है, मतलब आगे लग रहा है। आर कम किया तो फोर्स आगे लग रहा है, जब आर को बढ़ाया तो फोर्स पीछे लग रहा है। सब अजब है, यहां पे फोर्स पीछे लग रहा है, निगेटिव मतलब पीछे, पॉजिटिव मतलब आगे। यहां पे फोर्स आगे, यहीं पे वापस लाएगा, यहां पे आगे जाओगे तो फोर्स पीछे लगेगा, पीछे जाओगे फोर्स आगे, आगे जाओगे फोर्स पीछे। अब तो समझ आया ना, अब तो समझ आया ना? ठीक है साहब, ये एक सवाल ये है, एफ इज इक्वल टू बेटा दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x² माइनस 3x माइनस 2। देन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, मतलब आपको बताना इक्विलिब्रियम कहां पे होगा। x इज इक्वल टू 0 पे स्टेबल होगा, x इज इक्वल टू माइनस हाफ पे अनस्टेबल होगा। तो आपको देखना है स्टेबल अनस्टेबल क्या होता है। तो f इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x माइनस 2, f इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x माइनस 2 एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे क्या मैं इसके डिफरेंशिएशन को जीरो करूं कि फोर्स को डायरेक्ट जीरो कर दूं? जो फोर्स दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करके मैं जीरो करूं, जो फोर्स दिया हुआ है उसको मैं डिफरेंशिएट करके जीरो करूं, या डायरेक्टली फोर्स को जीरो रख दो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए? सर फोर्स को ही डायरेक्टली जीरो रख दो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। जीरो बराबर 2x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। डायरेक्टली फोर्स को जीरो करूंगा। जब इसको सॉल्व करूंगा तो देखो बेटा 2 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा x² माइनस 3/2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दिया ना दोनों तरफ, तो 0/2 तो 2 ही जीरो रहेगा, 0/2 ये बनेगा। 2 से डिवाइड करूंगा तो x² माइनस 3/2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखूं मैं तो x² माइनस, इसको ले सकता हूं मैं हाफ x प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला क्यों ना आपने 10th क्लास में सीखा होगा। आप ध्यान से देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या माइनस 1 आएगा, हाँ 2 और माइनस 1/2 माइनस 1 आएगा। इनको ऐड करेंगे तो माइनस 3/2 आएगा, बिल्कुल सही है। 2 में से हाफ घटा दो एकदम सही है। यहां से x कॉमन निकाल लो तो आ जाएगा x माइनस हाफ, यहां से आप 2 कॉमन निकालो तो यह आ जाएगा आपका x माइनस हाफ। तो दो चीज आएगी यहां पे, एक आएगा x इज इक्वल टू प्लस हाफ और दूसरा आएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। दो टर्म आएंगे, ठीक है साहब। तो इक्विलिब्रियम कहां कहां पे मिलेगा, एक हाफ पे मिलेगा और एक माइनस 2 पे मिलेगा, है ना। एक हाफ पे मिलेगा, एक माइनस 2 पे मिलेगा। मैंने गलत किया क्या?
2x² माइनस 3x माइनस 2 है। ठीक है साहब, हाँ, ब्लंडर किया, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, आई एम सॉरी सॉरी, मिडिल टर्म में स्प्लिट करने में गड़बड़ कर दी मैंने। ऐसे देखिए बेटा, ये x², ऐसे लिखो, यहां पे लिख लो -2x प्लस हाफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो अब समझो, अब समझ आ जाएगा। देखो असल में क्या है, -2x में से प्लस हाफ जोड़ूंगा तब -3/2x है ना, तो -1.5 है। तो देखो 2 में से 0.5 घटाओगे तो -1.5 आएगा, तो x यहां पे कॉमन ले लो, तो यह आ जाएगा तुम्हारा x -2 प्लस हाफ यहां पे कॉमन लोगे, यह आएगा तुम्हारा x -2 इज इक्वल टू 0। तो एक आएगा x बराबर 2 और एक आएगा x बराबर -हाफ, दो टर्म आएंगे, एक आएगा x बराबर 2 और एक आएगा x बराबर -2। अब देखना है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस होता है। तो फिर से आपको कंसेप्चुअली जाना पड़ेगा एक बार और देखना पड़ेगा कि रिलेशन होता है f इज इक्वल टू -du/dr। हाँ होता है। जब आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे, क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो df/dr इज इक्वल टू होगा माइनस डी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ r। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए अगर आप बात करें, किसके लिए बात करें, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पे होता है, मिनिमा पे। मिनिमा पे जो ग्राफ होता है हंसता हुआ होता है, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, मतलब df/dr क्या होना चाहिए, माइनस, और ये वाला टर्म होना चाहिए पॉजिटिव। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब डबल डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए आपका, निगेटिव। डबल डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, निगेटिव। कहां पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। तो ये सब आपका फोर्स है। इक्विलिब्रियम कहां पे है सर, दो जगह पे इक्विलिब्रियम है, लेकिन हमें चेक करना है कि स्टेबल होगा कि वहां पे अनस्टेबल होगा। तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, लिखिए df/dx। df/dx इज इक्वल टू होगा आपका 4x -3। ठीक है साहब, 4x -3। अब आप चेक करिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ जो x आया है वो x इज इक्वल टू 2 पे क्या आएगा। तो x इज इक्वल टू यहां पे 2 रखेंगे बेटा, तो ये होगा 4 × 2 -3, 8 -3 प्लस आएगा। लेकिन डबल डिफरेंशिएशन पे क्या आना चाहिए, निगेटिव। और यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए df/dr क्या आना चाहिए, निगेटिव। और ये df/dr x इज इक्वल टू 2 पे आया पॉजिटिव, यहां पे मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कब, x इज इक्वल टू 2 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। x इज इक्वल टू 2 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, तो स्टेबल गलत है। x इज इक्वल टू 2 पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, ये भी गलत है। इस पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा क्योंकि df/dx क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा x इज इक्वल टू 2 पे, तो x इज इक्वल टू -हाफ पे स्टेबल आएगा। ए फर्स्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो बेटा ऐसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए df/dr निगेटिव आना चाहिए, लेकिन यहां पे df/dx हमने देखा कि पॉजिटिव आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 पे। x इज इक्वल टू 2 पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब x इज इक्वल टू 2 पे अनस्टेबल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, x इज इक्वल टू हाफ पे स्टेबल होगा। x इज इक्वल टू हाफ पे क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल कहां आ रहा है बेटा, x इज इक्वल टू 2 जब मैंने सिंगल डिफरेंशिएशन में रखा है तो ये +5 है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल थोड़ा सा लॉजिकल है ना, और मुश्किल है। जब भी तुम्हें ऐसे, जैसे मुझे थोड़ा सा कठिनाई हुआ, बिल्कुल कठिनाई हुआ डिसाइड करने में, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें है, तो आप कोई बात नहीं, दोबारा मेहनत करोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। दोबारा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखना, मैं अब कर रहा हूं, दोबारा कर रहा हूं। फोर्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू दिया है 2x² - 3x - 2। जब भी थोड़ा समय लगे, सवाल करने में मुश्किल है, दोबारा कर लो। फॉर इक्विलिब्रियम पे तुम्हारा फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो फोर्स को 0 रखो। 0 बराबर x² 2 से डिवाइड कर दिया, -3/2x - 1 इज इक्वल टू 0। यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा, ये हो जाएगा x² - 2x प्लस हाफ x - 1 इज इक्वल टू 0। ये वाला काम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आना चाहिए। x² - 2x प्लस हाफ x, तो इन दोनों को ऐड कर दो, चल तो ऐड कर दो। -2x प्लस हाफ x को ऐड कर, -3/2x आ जाएगा, है ना। और 2 और -2 और प्लस हाफ का प्रोडक्ट करोगे, -1 आ जाएगा। यहां से x कॉमन लोगे तो x - 2, और यहां पे आप हाफ कॉमन लोगे तो ये भी बनेगा x - 2 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आया x का, x बराबर 2 और x बराबर -हाफ, जहां पे इक्विलिब्रियम आ रहा है ना। तो इक्विलिब्रियम इज एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -हाफ, दो जगह इक्विलिब्रियम आ रहा।
तो हमें तो चेक करना पड़ेगा ना स्टेबल कहां पे है, अनस्टेबल कहां पे। तो हम फिर से आपको थ्योरम समझा रहे हैं। F इज इक्वल टू होता है बेटा माइनस डी बाई डी आर। इसको आप कर दें डिफरेंशिएट, ये थ्योरम है, इसका सवाल से कोई रिलेशन नहीं है। जब आप इसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा डी एफ बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू आर। अब स्टेबल के लिए फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ये जो होता है ना ये पॉजिटिव होता है। मिनिमा पे डबल डिफरेंशिएशन सॉरी मिनिमा पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, मिनिमम पे डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। याद रखना, मिनिमा पे इंसान खुश होता है, मिनिमा पे स्टेबल होता है इसीलिए खुश होता है, तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगी, मतलब डीएफ बाई डी आर क्या आना चाहिए, निगेटिव। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डीएफ बाई डी आर निगेटिव आना चाहिए। ये आपका एफ था, इसको डिफरेंशिएट करिए एक बार, तो आएगा डीएफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3। अब इस डबल डिफरेंशिएशन को देखिए कि x इज इक्वल टू माइनस हाफ पे क्या हो रहा, तो 4 इंटू ये भी माइनस हाफ और बेटा ये माइनस 3, तो पक्की बात है निगेटिव में ही कुछ आएगा। और अगर ये निगेटिव में आ रहा तो डबल डिफरेंशिएशन सॉरी df बाई डी आर कहीं निगेटिव आ जाए, df बाई डी आर कहीं निगेटिव आ जाए उसका मतलब स्टेबल है, और यहां पे देखो निगेटिव आ रहा है मतलब x इज इक्वल टू वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो फर्स्ट आपका सही जवाब है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, नेक्स्ट टॉपिक है। अरे टाइम हो गया, थोड़ा समय लगता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्स्ट्रा क्लास थोड़ा ले लूंगा, है ना। मुझे लगता है कि अपना सिलेबस 1 या 2 क्लास पीछे हो गया। एक बच्चे का समस्या, आदित्य सागर, मेरी तो सुन लो प्लीज, ये बता दो 2 से डिवाइड क्यों किया है, तो बिना डिवाइड करके सॉल्व कर ले, आंसर वही आएगा। महाबकलोल, सुन वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कई बार आप किसी बुक में देखो तो नए टॉपिक की तरह पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे नजरिए से देखोगे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट गुड क्वेश्चंस ऑन अ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का ही एक सवाल है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का ही एक सवाल है। क्या बात कर रहे हो सर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का सवाल है। हाँ कैसे, देखो यहां पे मान लो L लेंथ का एक स्ट्रिंग है, वहां से M मास के ऑब्जेक्ट को अटैच करके मीन पोजीशन से मैंने V0 वेलोसिटी दे दिया है, तो जब वो थीटा एंगल घूम जाएगा उसी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब मुझे ये बताओ, ये कोई नया कंसेप्ट है कि सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का ये एप्लीकेशन है। मैं तुम्हें वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसे पढ़ाऊंगा ना कि तुम्हें 2 सवाल कराऊंगा, सारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन खत्म। कैसे सर, सुनो मुझे बताओ, बस इतना बताओ कि वर्टिकल पोजीशन पे स्ट्रिंग एकदम वर्टिकल था, उसी इंस्टेंट पे मीन पोजीशन पे इसको मैंने वेलोसिटी V0 दे दिया, तो जब वो थीटा एंगल घूम जाएगा ना उसी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये बता दो बस। अब बताओ ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के निकाल लोगे? हाँ, ये तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के निकालना है। तो ये एक सवाल हो गया बेटा बस आपके लिए। क्या हो गया? एक सवाल हो गया। आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। क्या आप सॉल्व कर लेंगे? हाँ सर बहुत इजी है, ये हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके। दूसरी बात, एक दूसरा सवाल और देता हूं। ये L लेंथ का स्ट्रिंग सेम मास के ऑब्जेक्ट को अटैच किया है, जब भागता हुआ यहां पे पहुंच गया है, मतलब वो L लेंथ का स्ट्रिंग थीटा एंगल से घूम गया है। L लेंथ का स्ट्रिंग थीटा एंगल से घूम गया है। उसी इंस्टेंट पे मान लीजिए कि इसकी स्पीड आपने v यहां पे V0 दिया था, तो यहां पे v आपने निकाल लिया। उसी इंस्टेंट पे इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा ये निकाल लो, और ये 2 एक्सप्रेशन आप सॉल्व करके रखेंगे। ठीक है ना सर, उससे क्या होगा, तो यहां पे टेंशन आप कैलकुलेट कर ले बस। टेंशन कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? कुछ नहीं करना, आप यहां पे बैठ जाए और रामलाल के रिस्पेक्ट में एफबीडी बना लें।
और यहां पे टेंशन आप एक बार कैलकुलेट कर ले। यही दो काम करना होता है बस, उसके बाद थोड़ा सा रिलेशन होता है, उससे मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, है ना। टाइम नहीं तो मैं भी पढ़ा देता बेटा, आई एम सॉरी। अपना क्लास लेक्चर मुझे लगता है कि क्वेश्चंस मैंने बहुत ज्यादा करा दिए हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम पे, बहुत ज्यादा करा दिए हैं। आपको नया क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, इस वजह से मुझे लगता है कि मैं एक क्लास पीछे हो गया हूं। कोई बात नहीं, आप बेटा अपने मेहनत का और मेरे मेहनत का थोड़ा इज्जत रखना, है ना, और सारे सवाल ढंग से सॉल्व कर लेना प्लीज, है ना। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। ये तो होमवर्क है ना, मैंने आपको समझा दिया शायद। मीन पोजीशन से v0 वेलोसिटी दिया है, तो जब वो थीटा एंगल घूम गया उसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। और दूसरा ये है कि यहां पे अगर मैंने v0 वेलोसिटी दिया था तो यहां पे वेलोसिटी v आ गया, तो इसी v के टर्म्स में यहां पे टेंशन कितना होगा निकालना है, कुछ नहीं करना, FBD बनाना है बस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। चलिए।